जो दो। अच्छा चलो कोई नहीं। हाँ जी, सब ठीक ठाक। हम लोगों ने कल कुछ काम लास्ट के लिए छोड़ा था, राइट? वो तो सबने कर ही लिया होगा, वो तो हमें पता है, लेकिन जो नहीं किया होगा वो पूछ लेते हैं। सास्केचुआन नदी पढ़ी थी हमने। आप लोगों ने मैपिंग की होगी तो जाकर के पता होगा सास्केचुआन कहाँ से निकलती है। कनाडा में है, वो तो हमने ही बताया था, है ना? विनिपेग झील से निकलती है, उसके पास से निकलती है। कौन से सागर में अपना मुहाना बनाती है? कहीं ना कहीं तो जाकर के मुहाना बनाएगी, महासागर में बनवा लो। ऐसे तो मैं भी बता सकती हूँ बहुत कुछ, मैं सारा हिस्ट्री इकोनॉमी सब पढ़ा सकती हूँ ऐसे खड़े होके। थोड़ी थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी, इतनी भी नहीं पड़ेगी जितनी देर तक तुम लोग कर रहे हो, इतनी देर भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये फ़ैन ऑफ कर दो दोनों, हाँ आगे आगे के, इधर का भी शिवांशी फ़ैन ऑफ कर दो। ठीक, कैलगरी कहाँ पे पड़ता है आपका? कैलगरी एडमिंटन के नीचे कैलगरी पड़ता है, ठीक है भाई। विनिपेग की तो बात आपको पहले ही पता है। विनिपेग कहाँ है? विनिपेग झील के जस्ट पास में विनिपेग क्षेत्र है, जिसको हमने विनिपेग नाम दिया है, और एक नगर है, ठीक है, वेरी गुड। शिकागो को सबको, शिकागो के बारे में सब लोग जानते होंगे। ये विश्व की क्या कौन सी नगरी मानी जाती है? शिकागो ऑटोमोबाइल नगरी है या फिर मांस मंडी बोला जाता है? मांस मंडी, ऑटोमोबाइल। शिकागो को मांस मंडी बोलते हैं, विश्व की मांस मंडी, ठीक है। ऑटोमोबाइल फैक्ट्री यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा है, मतलब अधिकता में देखी जाती हैं, ठीक है ना, वो भी ठीक है। चलिए ठीक है। एक चिनूक पवन चल रही थी वहाँ पे, ये एक गर्म एंड शुष्क पवन थी, ठीक है, हवा नहीं थी। और ये कहाँ चल रही थी? प्रेरीज वाले क्षेत्र में चल रही थी। और इसके चलने से क्या हो रहा था भाई, वहाँ का तापमान अधिक हो जा रहा था, जिसकी वजह से कुछ जो बर्फ थी वहाँ पे पिघल जा रही थी। वेरी गुड। चिनूक जो है ये कौन से समय में चलती है? ये शीत ऋतु में चलती है। दैट्स गुड, ठीक है। आ जाइए, हम लोग आगे चलते हैं। वही क्वेश्चन जो नॉर्वे वाला है ना, ये जो कल से तुम क्वेश्चन लगा के घूम रहे हो ना, इतने में अगर तुम गूगल पे डाल देते क्वेश्चन तो आंसर इतने सारे मिल जाते। कोई बात नहीं, अभी नॉर्वे पे जब चलेंगे तो सब चीज़ें समझाएंगे। बीच में पंगा करने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी चल रही है और एनसीईआरटी ही चलाओ। और हाँ, दूसरी चीज़, टीचर को जज करना छोड़ दो, और कब तक जज करोगे? तो अधिकार अपने पास ही रखो, मेरे को नहीं लगता तुम्हारा कोई अधिकार है, ठीक। आ जाओ, ये कल से वही क्वेश्चन, और काफ़ी सारा लंबा आंसर भी दिया था किसी ने होम स्टडी वाले में, है ना। उसके साथ साथ भी तुम आए इसीलिए हो, वरना तुम मेरी क्लास नहीं ले रहे हो। आई नो दैट, तुम्हारी एक एक रग से वाकिफ हूँ, ठीक। चले बेटा, हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे। रेगिस्तान में जीवन को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। रेगिस्तान में जीवन, ठीक है। तो रेगिस्तान में जो जीवन हम लोग पढ़ रहे थे, ये कैसे जीवन होगा? कल हम लोगों ने कुछ और जीवन पढ़ा था। कहाँ का पढ़ा था भाई?
आइए बात करते हैं। कल हम लोगों ने कौन से स्थान पढ़े थे? घास स्थानों में जीवन, ये मतलब घास स्थान पढ़े थे और दो हमने देखे थे। कौन कौन सा? एक प्रेरी देखा था और एक बेल्ट देखा था। आप लोग आई होप सो आप प्रेरी और बेल्ट नहीं भूलेंगे। इससे पहले हम लोगों ने नदी घाटी देखी थी। नदी घाटी कौन कौन सी देखी थी? हम लोगों ने अमेज़न नदी घाटी देखा था और गंगा और ब्रह्मपुत्र देखा था। गंगा ब्रह्मपुत्र अपना वाला था और अमेज़न कहाँ का था भाई? कहाँ का था? दक्षिण अमेरिका का था। तो दक्षिण अमेरिका का अमेज़न नदी घाटी बेसिन हम लोगों ने पढ़ा है, वो हम आप लोग नहीं भूलेंगे। आई थिंक बेल्ट नहीं भूलेंगे, प्रेरी नहीं भूलेंगे। कुछ मैंने लास्ट में जो आप लोग के नोट्स मैंने सेंड किए उसमें कुछ लास्ट में वो भी एनसीईआरटी का ही पार्ट है। इतना बड़ा एक सेंड किया था, उसमें शीतोष्ण घास के मैदान दिखा रहे थे और उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान दिखा रहे थे। शीतोष्ण घास के मैदान हम लोगों ने कल जो पढ़े थे वो दोनों शीतोष्ण घास के मैदान थे। एक हमारा उत्तर में था, उत्तरी गोलार्ध में, और एक हमारा दक्षिणी गोलार्ध में था। उत्तरी गोलार्ध में दैट मीन्स प्रेरी पढ़ा था हम लोगों ने, दक्षिणी गोलार्ध दैट मीन्स हमने बेल्ट पढ़ा था। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका और प्रेरी हम लोग उत्तरी अमेरिका, ये हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन कुछ और भी मैंने सेंड किए थे, वो आप लोगों ने देखा। पंपास कहाँ का है? अर्जेंटीना का है। और ये कैसा घास का मैदान होगा? शीतोष्ण या फिर उष्ण? शीतोष्ण कटिबंधीय। अगर हम उसकी बात करें डाउन्स की, तो डाउन्स कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया। और ये कैसा होगा? शीतोष्ण कटिबंध। तो दैट मीन्स हमारे पास जो उष्ण कटिबंध में आता है वो कौन कौन से घास के मैदान आते हैं उष्ण कटिबंध में? सवाना घास का मैदान, वेरी गुड, ठीक है। दूसरा कंपोज, और अच्छा ये तो आप देख रहे हैं, कंपोज और लानोस, ये आप देख रहे हैं, है ना। ये तीन ही थे जो उष्ण कटिबंधीय थे, आपको याद रखना है। देखो अगर छोटा सा क्वेश्चन एक बहुत ही खूबसूरत सा यूपीएससी बनाए और वो आपको उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और आपसे पूछ ले शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कौन सा है, और सीधे वो स्टेटमेंट दे दे या फिर आपको मिलान करने के लिए दे दें, तो उसमें कंपोज, लानोस, ठीक है, पेम्पास, डाउन्स ऐसा लिख दे और वो कौन सा है आप लोग बता पाएंगे? तो इसके लिए हमें ये जो फैक्ट है छोटे छोटे, इनको ध्यान में रखना होगा, अदरवाइज आप लोग नहीं कर सकते हैं। अभी देखो क्या है, हम लोगों ने नया ताज़ा पढ़ा, इसलिए हम लोग को याद है, हमें लग रहा है कि हम कर सकते हैं। 4 दिन के बाद यही प्रेरी मैं पूछूंगी तो आप लोग भूल जाएंगे कि प्रेरी था कहाँ पे, राइट। ये ह्यूमन टेंडेंसी, हमारे पास सभी के पास एक जैसा माइंड है, सभी जो जितना यूज़ कर पाता है वो उतना ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, जो यूज़ नहीं करता वो वहीं का वहीं है, ठीक है ना। तो यूज़ नहीं करना नहीं है, आपको यूज़ करना है, और यूज़ ऐसे नहीं करना आप बहुत ज़्यादा रट्टा लगाए पड़े। आप डेली एक बार देख लो उसको, ज़्यादा नहीं करना है, 5-6 हैं वो, आप डेली एक बार देख लोगे आपको याद रहेगा। 5-7 दिन तक देखना है, उसके बाद नहीं देखना है। 5-7 दिन के बाद वो आपके माइंड में बैठ जाता है हमेशा के लिए, ठीक। चलिए अब आ जाइए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेगिस्तान में जीवन, और रेगिस्तान में जीवन की हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो बिल्कुल आग की तरह गर्म होते हैं, और कुछ क्षेत्र कैसे होते हैं, बर्फ की तरह ठंडे होते हैं। तो तापमान की दृष्टि से रेगिस्तान को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, एक ठंडे रेगिस्तान और एक गर्म रेगिस्तान। गर्म हैं और कुछ कैसे हैं, बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये तापमान की दृष्टि है, और तापमान की दृष्टि से हम इसको 2 भागों में बांट रहे हैं। एक तो हमारे पास क्या है, ठंडा रेगिस्तान है, दूसरा हमारे पास क्या है, गर्म रेगिस्तान है। तो ठंडा रेगिस्तान और गर्म रेगिस्तान हम दोनों को आज एक पढ़ेंगे। ठंडे रेगिस्तान में हम लद्दाख की बात करेंगे, किसकी भाई, लद्दाख की बात करेंगे। और लद्दाख कहाँ पर है, भारत में, या फिर हम बात करें एशिया महाद्वीप में, किसमें है भाई, एशिया महाद्वीप में, ठीक।
पढ़ेंगे एक कौन सा पढ़ेंगे? सहारा, सहारा रेगिस्तान, ठीक है। कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप में भी कहाँ पड़ता है? उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अफ्रीका में। कहाँ पर पड़ेगा? उत्तरी अफ्रीका में। तो ये दोनों रेगिस्तान की बात करेंगे। पहले हम लोग गर्म वाला पढ़ते हैं। गर्म वाला कौन सा है? सहारा महाद्वीप। सहारा के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसका धीरे धीरे से चलते चलिए आगे। सबसे पहली बात आपको पता है ये सहारा कैसा है भाई? गर्म महाद्वीप है। ये कितना विस्तार का मतलब है, इसका कितनी जगह पे फैला हुआ है? तो इसका जो विस्तार है 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा रेगिस्तान है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। 11 देशों में फैला है, 11 देशों में। 11 देशों में क्या है? विस्तार। देश कौन कौन से हैं ये 11? ये लिख लेते हैं जरा। मोरक्को, पश्चिमी सहारा। अभी सारा लोकेशन बता देंगे सभी का, आप लोग लिखते चले बस, ठीक। आ जाए। पश्चिमी सहारा, उसके बाद मॉरिटानिया, माली, चार, सूडान, मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, उसके बाद हमारा ट्यूनीशिया, ठीक। टोटल हो गया ना? ठीक है, टोटल 11 देशों में फैला हुआ है। 11 हो गए हमारे पास। इनको आप लोग छापिए पहले। इधर देखिए पहले, एक बार देख लीजिए कहाँ कहाँ पे है, थोड़ा सा देखेंगे उसके बाद पता चलेगा। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है हमारे पास मोरक्को से। दिस वन इज मोरक्को। क्या देश है? मोरक्को। उसके बाद पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा से है आप लोग के पास अपना अपना एटलस है? एटलस है भाई, खोलना एक बार। हाँ, मोरक्को के बाद नीचे हमारा ये पश्चिमी सहारा, और फिर ये मॉरिटानिया, माली की बात करेंगे, माली, नाइजर, चाड, उसके बाद सूडान की बात की मैंने, उसके बाद ऊपर आ गए हम लोग। इसमें मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, और यहाँ छोटा सा एक देश ऊपर पड़ेगा ट्यूनीशिया, ठीक है ना। तो ऊपर का जो क्षेत्र है अफ्रीका का, वो 11 देशों का क्षेत्र सहारा मरुस्थल है, ठीक है ना। सहारा मरुस्थल है, सभी लिख लो। क्या पढ़ रहे हो भैया? क्या लिखा रहे हैं हम? लिख रहे हो? लिखो। यहाँ लिखा हुआ है तो क्या जरूरत है वहाँ खोल के बैठने की, इतना मतलब उसमें घुसे हुए। सारे लोग इतना लिख चुके होंगे, तुम अभी तक एक पॉइंट नहीं लिख पाए हो। हाँ, हाँ, ये 11 देशों में नहीं, 11 देशों में ये फैला हुआ है। जैसे कि मैंने मान लिया ये एक देश है, ये एक देश है, तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र जो है ये सब देशों में फैला हुआ है, ठीक है ना। मतलब इस देश की जो भूमि है वो मरुस्थलीय है, आप इतना मान सकते हो। इन देशों की जो भूमि होगी वो मरुस्थलीय होगी। अब मरुस्थल से आपको अलग से दिमाग नहीं लगाना है कि सिर्फ रेत ही नहीं मिलती है यहाँ पे, ओनली रेत ही नहीं है, रेत ही नहीं, लिखते जाएंगे, ओनली रेत ही नहीं है, बजरी के मैदान भी मिलते हैं, यहाँ मैदान में मिलते हैं, चट्टाने भी मिलेंगी, चट्टान एंड उत्थिल पठार भी मिलते हैं, पठार, ये पठारी क्षेत्र भी है, ठीक है ना। उत्थिल पठार भी मिलेंगे, बजरी के मैदान मिलेंगे, उसके अलावा
बालू। क्या हो गया? कम लग रहा है? 11 देशों में ही है आज तक, तो हर जगह 11 देशों में ही मिलेगा। किसी को 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर, 8,54,000 वर्ग किलोमीटर, इतना ही एरिया है। एनसीईआरटी ने दिया है, इसके आगे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, ठीक है। एनसीईआरटी ने यही एरिया दिया है और पॉइंट में दे दिया है। दैट मीन्स क्या है, आगे ये बढ़ाने वाली नहीं है। अगर इसने सिर्फ 8 लाख दे दिया होता तो हम मान लेते हैं आगे पॉइंट में शायद कुछ लंबा चौड़ा होगा, लेकिन उसने पॉइंट में प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ने सेम टू सेम बात लिखी हुई है। जो लिखा है एनसीईआरटी ने वही मैंने आपको बताया। भारत की विशाल पर्वतों से ढका है। मॉरिटानिया सही लिखा हुआ है, कोई भी चीज़ गलत नहीं है, फटाफट से नोट कर लो आप लोग, सब सही लिखा हुआ है, ठीक। इनकी लोकेशन, ये जो भी देश है इनकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए, और लोकेशन के साथ साथ आपको ये देश भी याद होने चाहिए, ठीक है ना। सारे देश याद होना चाहिए कि सहारा वाले कौन कौन से देश हैं। आपको नॉर्मली सहारा में कौन से देश पड़ते हैं और उसमें से 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो आप घबरा जाएंगे 2 मिनट में। अभी नया नया है तो लग रहा है कि ठीक ठाक है। ये रेत ही नहीं है यहाँ पर, जैसे कि हम मरुस्थल के मतलब समझते हैं कि रेत ही होगी, लेकिन यहाँ पर रेत ही नहीं, बजरी के मैदान भी मिलते हैं, चट्टान भी मिलती हैं, उत्तल पठार भी मिलते हैं, बालू की विशाल परतों से ढका हुआ कुछ मैदान भी यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। ठीक, इतना लिखो, आगे बढ़ो। अच्छा ठीक है। ये जो चट्टानी क्षेत्र इन्होंने बोला है, इसके बारे में आप लोग इसी के आगे चाहें तो लिख लें। चट्टानी क्षेत्र इन्होंने बोला है कहीं कहीं पर ये चट्टानी कितनी है, 2500 मीटर तक की ऊंचाई वाली है। कहीं कहीं पर ये चट्टानें कितनी है, 2500 मीटर तक ऊंची हैं, ठीक है। इसी क्षेत्र में, सहारा के क्षेत्र में जो चट्टानें मिलती हैं 2500 मीटर तक से ऊंची चट्टानें भी मिलती हैं। जलवायु की बात करेंगे, सहारा की जलवायु। जलवायु कैसे होगी, अत्यधिक शुष्क, अत्यधिक शुष्क और गर्म, अत्यधिक शुष्क एंड गर्म, ठीक है। यहाँ पे जो तापमान है, तापमान की अगर हम बात करें तो दिन और रात की बात करें, दिन और रात, तो जो दिन है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है और रात का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। विश्व का सबसे अधिक तापांतर इसी देश में, इसी क्षेत्र में पाया जाता है। विश्व का सबसे अधिक तापांतर इसी क्षेत्र में पाया जाता है। आप समझ आइए तापांतर क्या है, दिन और रात में ताप का बढ़ना और घटना, ये तापांतर होता है। मौसमों में या ऋतु परिवर्तन में ताप का बढ़ने और घटने से तापांतर का कोई मतलब नहीं होता। दिन और रात में जो तापमान इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसे हम तापांतर बोलते हैं। तो विश्व का यही लिख लेंगे आप लोग। विश्व का सबसे अधिक, अत्यधिक तापांतर क्षेत्र, सबसे अधिक तापांतर क्षेत्र है ये। जब जलवायु की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वर्षा की बात भी देखेंगे। वर्षा कैसे होगी, बहुत ही अल्पकालिक वर्षा होगी। अल्पकालिक का मतलब क्या है, बहुत ही कम समय के लिए, कभी बहुत ही पूरे साल में
बार वर्षा हो गई तो बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। बहुत अल्पकालिक वर्षा होती है, मतलब बहुत ही कम समय के लिए, ठीक है। इतना काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं वनस्पतियों पर। नीचे दिख जाएगा सबको, यहाँ मेरा हाथ पे दिख रहा है, पीछे वाला सहारा की वनस्पति यहाँ है। वनस्पति प्राणी, ठीक है, वनस्पति एंड प्राणी जाति। देखो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। जब हम आए, अब हम लोग को खुद ही सारी चीज़ें समझ में आना चाहिए। जैसे ही हम वनस्पति की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कैक्टस मिलेगा। रेगिस्तान है तो क्या मिलेगा, कांटों वाली चीज़ें, कैक्टस मिलेगा। और उसके अलावा अगर हम देखें तो बबूल मिल सकता है हमें। कैक्टस के अलावा क्या क्या मिलेगा, बबूल मिलेगा। एकेशिया का पेड़ होता है एक, एकेशिया, जिसमें आप लोगों ने अपने यहाँ पे भी कहीं कहीं पे देखा होगा। एकेशिया का पेड़ मैं आपको बता रही हूँ कैसा होता है। जैसे इमली का पेड़ देखा है किसी ने, इमली का पेड़ तो देखा ही होगा ना। लाइक यहाँ पे जो अभी बना हुआ था उसी तरीके का कुछ ऐसे ऐसे करके जो पत्तियाँ होती हैं, ठीक है ना, ऐसे करके सेम इस तरीके से कुछ पत्तियाँ होती हैं। तो ये जो पत्ती होती है ये इमली के पेड़ में होती है ना, इमली के पेड़ में होती है। तो ये वाली जो पत्ती होती है, एकेशिया के पेड़ में कुछ ऐसी पत्तियाँ होती हैं, लेकिन जो उसकी डाल है इसमें इतने इतने लंबे कांटे होते हैं। ये कांटा है, ठीक है ना, क्या है भाई, कांटा है। तो इतने इतने लगभग इतना होता है कि आप बड़ी वाली सुई जिससे आप कपड़े सीने का काम करते हैं उसकी तरीके से कांटे होते हैं एकेशिया के पेड़ में। तो कांटेदार वो मतलब वनस्पतियाँ ही मिलेंगी। जंगल जलेबी, हाँ पता नहीं, जंगल जलेबी बोलते होंगे, मेरे को नहीं पता है, ठीक है। एकेशिया के पेड़ यहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं और खजूर मिलता है। क्या क्या मिलेगा, एक तो कैक्टस मिलेगा, कैक्टस, कैक्टस, खजूर, एकेशिया, एकेशिया, ठीक है। कैक्टस, खजूर और एकेशिया। वनस्पति की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कहीं मरुधान भी मिलते हैं, मरुधान एंड हरित, मरुधान है हरित। और ये जो मरुधान और हरित है ये खजूर के पेड़ों की वजह से, खजूर के वृक्षों की वजह से। हाँ, हरित द्वीप कहीं कहीं पर देखने को मिलते हैं, मतलब मरुस्थल है तो हरित द्वीप तो देखने को नहीं मिल सकते, लेकिन देखने को जो मिलते हैं मरुधान जिसको बोल सकते हैं, हरित द्वीप, ये जो देखने को मिलते हैं ये खजूर के वृक्षों से ढके हुए होते हैं। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि अपने यहाँ के कुछ प्लांट्स वहाँ पे पाकर का पेड़ मिल जाएगा और वो हरा भरा दिख रहा है, ऐसा नहीं है। सिर्फ खजूर के कुछ वृक्ष साथ में हैं तो वो उनको हरित द्वीप बोल रहे हैं, और उसके बाद मरुधान की बात कर रहे हैं कि खजूर के कुछ वृक्ष उनको साथ में मिलते हैं, ठीक। ड्रमंड में आ जाए, और ड्रमंड में मरुस्थल नहीं बनाएंगे अपना, खजूर के, एकेशिया का, अच्छा ओके। एकेशिया का पेड़ है भाई, इन्होंने खोजा है तो आप लोग देख लेंगे एकेशिया का पेड़ कैसे होता है। सहारा में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहीं अपना लोग कहाँ पे देखेंगे भाई, ड्रमंड कॉलेज में, ड्रमंड कॉलेज में देख लेंगे। तो बाद में दिखा देना इनको, ठीक है, सभी को देख लेंगे सब लोग। हाँ पता लगा फिर सहारा जाएँ देखने, सहारा नहीं जाने की जरूरत है, बहुत अधिक तापमान है, आप तो झेल नहीं पाएंगे। उधर के लोग झेल लेते हैं, अब जीना सीख गए हैं वो लोग। चलिए, इतनी देर से यही बात कर रहे थे, अब इनकी बात अगर बोलते नहीं हम तो ये बोलते ही रहते हैं। प्राणी जात की अगर हम बात करें तो एक बात बताइए, प्राणी जात में दो तीन चीज़ें जो होंगी वो आप लोग खुद भी समझ सकते हैं। प्राणी जात लेंगे यहाँ पे देखने को तो आप लोग को पता है यहाँ पे सबसे पहले तो ऊँट की बात करेंगे, क्योंकि क्या है, रेगिस्तान है। रेगिस्तान है तो किसकी बात करेंगे, ऊँट की बात करेंगे। और ऊँट के अलावा अगर हम देखें तो ऊँट के अलावा और क्या क्या मिल सकता है, हाँ लोमड़ी मिलेगी, सही है लोमड़ी। उसके अलावा यहाँ सांपों की कई सारी प्रजातियाँ मिलेंगी। देखिए आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो सांप कहाँ पे मिलते हैं हम लोग को, जब सांप दिखते हैं, क्या ठंडी में कभी सांप दिखता है अपना लोग को, नहीं ना, गर्मी में दिखते हैं। और सांपों की अलग अलग जो प्रजातियाँ गर्मी में ही निकल करके आती हैं, तो यहाँ पे तो गर्मी ही है हमेशा, तो सांपों की अलग अलग प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। बिच्छू देखने को मिलते हैं, बिच्छू की प्रजाति, बिच्छू। उसके अलावा अगर हम देखें तो बिच्छू की प्रजाति के अलावा छिपकली की कई सारी
हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, हाँ वो राजस्थान है ना, वो सहारा नहीं है। गिद्ध तो यहाँ पे भी देखने को मिल जाते हैं, सहारा बनवाते हैं इसको। देखो एक चीज याद रखा करो, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि ऊंट, आप एक दो यहाँ पाल सकते हैं, लेकिन आपको ऊंट देखने को अगर मिलेगा, प्रमुख जो हम पशु की बात करेंगे तो वो ऊंट कहाँ का होगा? रेगिस्तान का होगा। या फिर हम बात करें अपने यहाँ पे तो राजस्थान का होगा, प्रमुख पशु की बात करते हैं। इसी तरीके से कुछ प्रमुख पशु या जीव होते हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया के होते हैं। मिलने को तो कहीं पे भी कुछ मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पे जाएंगे, अगर हम लोग देखें तो किसी ने पार्क अगर बना रखा है, जू बना रखा है, तो जू में आप लोग को सभी तरीके के मतलब पशु पक्षी देखने को मिलते हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है वो अपने एरिया के हों, अपने एरिया के मतलब जीवित रहने वाले हों, वो कहीं के बाहर के भी होते हैं। कई बार अफ्रीका की कुछ चीज़ें भी यहाँ जू में देखने को मिल जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया की कुछ चीज़ें जू में देखने को मिल जाती हैं, तो वो अपने यहाँ के प्रमुख पशु नहीं हो सकते हैं। ठीक है, एक बात और कर सकते हैं, लकड़बग्गा जो होता है ना, लकड़बग्गा वो देखने को मिलता है, लकड़बग्गा और लिख सकते हैं, हाँ वो देखने को मिलता है। दो तीन और लिख देते हैं। सारे पशु यहाँ पे देखने को मिलेंगे, प्राणी जाति। इसके बारे में और इसके बारे में सभी लोग जानते ही होंगे। स्यार और लोमड़ी क्या होता है, लकड़बग्गा भी आप लोग जानते होंगे, आधे लोग जानते होंगे, आधे नहीं जानते होंगे। ठीक है, कल कुछ पशुओं के बारे में हमने बताया था, कुडू बताया था मैंने, कुडू। थोड़ा शांत रहिएगा इधर वाले, शक्लें देख के लग रहा है बता पाएंगे। हाँ, कुडू क्या था कल? भेड़ थी। हाँ, कुडू एक हिरन की तरह जानवर है, सेम टू सेम वही है, लेकिन उसका जो फिगर है, फिगर पे जो निशान होते हैं, या फिर हम बात करें उसके जो फिगर पे अलग अलग तरीके का चित्रकारी है, वो थोड़ी डिफरेंट है ना। उसके अलावा हमने गोफर देखा था। गोफर अपने यहाँ की तरह होता था। क्या था गोफर? चूहे के टाइप का था। वो किसके टाइप का था? चूहे के टाइप का था। वेरी गुड, ठीक है, याद रहता है लोगों को। ठीक, अच्छी बात है। ठीक है, ये तो हमारे क्या हो गए भाई, प्राणी हो गए। अब अगर हम लोग की बात करें तो यहाँ पे लोग कैसे होंगे? लोग की जब हम बात करते हैं तो लोगों में हमारे पास आता है कृषि की। कृषि क्या करते होंगे, इनका व्यवसाय क्या होगा? ठीक है, लोग की बात करते हैं तो इसी में आता है हमारे पास कृषि। ये कृषि क्या करते होंगे और इनका व्यवसाय क्या होगा? तो एक बात बताइए, लोग यहाँ पे एक दो जनजातियों के बारे में बात की है इन्होंने, एक तो बेदुइन और एक तुआरे। बेदुइन और तुआरे। तो बेदुइन एंड तुआरे, ये दो जनजाति हैं जो इस क्षेत्र में रहती हैं। ठीक है, बेदुइन एंड तुआरे कुछ जनजातियां हैं जो इस क्षेत्र में रहती हैं। दो के बारे में इन्होंने बात की है, बाकी किसी के बारे में बात नहीं की है, तो उतना नहीं ध्यान रखेंगे। पशुपालन में अगर हम देखें तो, हाँ कुछ बोल रहे थे, पशुपालन इसी में लिख लें पशु। इनके जो पशु होंगे वो लिखे भेड़, बकरी, ऊंट एंड घोड़े। भेड़, बकरी, ऊंट और घोड़े पशु में लिख लेंगे इनके। कुछ लोग शांत बैठे हुए हैं, जब तक हम लिखते नहीं वो लिखेंगे। पशु, बकरी, भेड़, घोड़े। ठीक है, ये यहाँ पर पशुपालन में देखा जाता है कि ये जो पशुपालन करते हैं, किस किस का पशुपालन करेंगे? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो रहेगी हमारी वो ऊंट। ठीक है, इसकी जो पशुपालन करते हैं ये बकरी, भेड़ और जो भी हमारे पास इनका क्या था, ऊंट था। बकरी और भेड़ का ये दूध का उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं? दूध का उत्पादन करते हैं। और इसकी जो खाल है, इससे ये लोग पानी की बोतल बनाते हैं। इसकी खाल से और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि जैकेट बना लेते हैं ये लोग इसकी खाल से, बकरी और भेड़ की खाल से। और उसके अलावा ये लोग क्या करते हैं, इनके बालों से ये लोग चटाई बना लेते हैं, कालीन बना लेते हैं और कंबल बना लेते हैं। तो ये इनके व्यवसाय हो गए। आप लोग देख सकते हैं व्यवसाय क्या होते हैं, जो भी हम लोग कार्य करते हैं। तो इसमें जो इनका कार्य आ रहा है, ये जो पशुपालक हैं ये अलग हो सकते हैं और ये व्यवसाय वाले लोग अलग हो सकते हैं। तो बकरी और भेड़ के बालों से ये क्या बना रहे हैं, कालीन बना रहे हैं, कंबल बना रहे हैं, ठीक है,
चटाइयाँ बना रहे हैं, तो ये इनका व्यवसाय हो गया। उसके अलावा ये लोग बकरी, भेड़, ऊँट, इनके दूध से ये दूध का उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं? दूध का उत्पादन करते हैं। होप सो आप लोग को यहाँ तक समझ में आई होंगी बातें, ठीक है। ये छाप लो, एक बार में हम बोल देंगे। बदुई जनजाति पढ़ करके, हाँ यहीं पर है, इसीलिए बताया है, ठीक है। दूसरी एक चीज़ याद रखेंगे बस, इसमें ये ऐसा मात्र प्लेस है जिसमें एनसीईआरटी ने कपड़ों की बात की है। ये भारी कपड़े पहनते हैं, भारी वस्त्र पहनते हैं। अब भारी वस्त्र क्यों पहनेंगे? आप लोगों को लग रहा होगा कि इतनी गर्मी होती है, भारी वस्त्र पहनते हैं, ये लोग पागल हैं क्या? तो यहाँ पे धूल भरी आंधियाँ चलती हैं और सूर्य की जला देने वाली गर्मी पड़ती है, सूर्य की जला देने वाली गर्मी पड़ती है और धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, जिससे बचने के लिए लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। जैसे कि हम सर्दी से बचने के लिए भारी वस्त्र पहनते हैं, ऐसे ही गर्मी से बचने के लिए भी क्या करते हैं? भारी वस्त्र पहनते हैं, ठीक है ना। तो इसमें एक लोगों में इनके वस्त्र जरूर लिख लेंगे आप लोग, ये भारी वस्त्र पहनते हैं, ठीक। मुख्य व्यवसाय पशुपालन। सारे लोग क्लियर हो गया, ठीक। ऐसे लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं और मेरी शक्ल जैसे मैं उनकी तरफ अटेंशन देती हूँ, उनका क्वेश्चन पूरा हो जाता है, आंसर भी मिल जाता है, ठीक है। चलिए ठीक, एक बार आप लोग जरा ध्यान से देख लें, उसके बाद चलिए बोलना शुरू करूँ। छाप दिया सबने? ठीक है। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे क्या भाई? रेगिस्तान, और रेगिस्तान में हमने गर्म लेकर रेगिस्तान को लिया है, जो कि हमने सहारा को लिया है। और सहारा को हमने देखा ये कहाँ पर है? उत्तरी अफ्रीका में ये सहारा फैला हुआ है। इसका जो विस्तार है 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर है। उसके अलावा इसमें हमने देखा 11 देशों में इसका विस्तार है, और 11 देशों में हमने स्टार्ट किया मोरक्को, पश्चिमी सहारा। उसके बाद हमारा कौन सा है भाई? हाँ, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, चाड। उसके बाद हम सूडान पे पहुंचते हैं, सूडान से ऊपर मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। बस ऐसे करके याद करोगे तो याद रह जाएगा, अलग अलग करके याद मत किया करो। आप लोग एक बार सीधे अपने सामने मैप खोलो, मतलब एटलस खोलो, एटलस के बाद जो सीरीज से है उसको याद करो। सीरीज आप ऊपर से याद करो, नीचे से याद करो, बस सीरीज पकड़े रहो, उसको आगे पीछे नहीं करना। अब आपने लीबिया याद कर लिया, ट्यूनीशिया याद कर लिया, उसके बाद आपने मोरक्को याद कर लिया, तो आप दिक्कत में आ जाएंगे, क्योंकि कहाँ कहाँ पे क्या है, फिर आपको बार बार गिन के देखना पड़ेगा मैंने 11 लिख लिए कि नहीं लिख लिए। लेकिन आपने अगर एक जगह से स्टार्ट किया और आपने देखा आप घूम के वहीं पे आ गए, तो आपको जरूरत नहीं पड़ती है गिनने की, ठीक है। तो हम लोग किसी भी तरीके से आप पश्चिमी मतलब सहारा से स्टार्ट कर सकते हैं, मोरक्को से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप उधर मिस्र से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से 11 के 11 देश आपको याद होने चाहिए। क्लियर है? 2-3 बार लिख के देखेंगे, ज़्यादा नहीं, 2-3 बार लिख के देख लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये इनका विस्तार देखा, हमने देखा कि यहाँ पर सिर्फ रेत ही नहीं मिलती है, बल्कि जो बजरी होती है उसके मैदान मिलते हैं, बालू से ढके हुए बड़े बड़े मैदान मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे क्या है, कुछ चट्टानें मिलती हैं, और चट्टानों की जो ऊंचाई बताई है वो 2500 मीटर तक की ऊंचाई है। उसके बाद कुछ उत्थिल पठार भी इस क्षेत्र में हमें देखने को मिलते हैं। दैट मीन्स क्या है, सिर्फ और सिर्फ रेत से ढका हुआ मरुस्थल नहीं है ये, इसमें भू आकृति, कई अलग अलग भू आकृति भी हमें देखने को मिल रही है। भू आकृति क्या होती है सभी लोग समझ गए होंगे। भू आकृति जो हम बोल रहे हैं, भूमि पे जो आकृति बनती है, पर्वत, पहाड़, पठार, ये सारे भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद हमने बात की जलवायु की, तो यहाँ की जो जलवायु है वो बहुत ही गर्म और शुष्क है। जलवायु कैसी है? गर्म और शुष्क है। इसका जो तापमान है वो दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन रात का तापमान अगर हम देखें तो 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। विश्व का सबसे अधिक तापांतर जो क्षेत्र है वो यही क्षेत्र है, सहारा का क्षेत्र, ठीक है ना। विश्व का सबसे अधिक तापांतर क्षेत्र कौन सा है? सहारा का है। उसके अलावा हमने वर्षा की बात की, तो वर्षा बहुत ही अल्पकालिक होती है। अल्पकालिक से मतलब था पूरा साल में 4-5 दिन भी वर्षा हो जाए तो बहुत ही बड़ी बात होती है, ठीक है ना। तो वर्षा कैसी है? बहुत ही अल्पकालिक वर्षा है। उसके अलावा हमने देखा वनस्पति एंड प्राणी जात, तो वनस्पति में हम लोगों ने देखा यहाँ पे खजूर मिलती है, यहाँ पे कैक्टस मिलता है, यहाँ पे एक वृक्ष जो हमने देखा ड्रमण में हमने खोजा वो कौन सा है? एकेशिया, और वो एकेशिया का वृक्ष भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कुछ मरुउद्यान या हरितद्वीप देखने को मिलते हैं। वो हरितद्वीप किसी और मतलब वृक्षों से ढके हुए नहीं, बल्कि वो खजूर के वृक्षों से ढके हुए हैं, ठीक है ना, खजूर के वृक्षों से ढके हुए हैं। प्राणी जाति की अगर हम बात करते हैं तो सरीसृप, सरीसृप में कौन कौन आता है? जैसे कि बिच्छू आ गया, जैसे सांप आ गया, उसके अलावा छिपकली आ गई, इन सब की बहुत ज़्यादा प्रजाति देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास सियार मिलता है, लकड़बग्गा मिलता है, ऊँट मिलता है, ये सारे जो है प्राणी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आगे आ जाइए, वनस्पति की बात कर ली, प्राणी जात की बात कर ली, हम लोग कहाँ आ गए भाई? वनस्पति, प्राणी जात, और हम लोग लोगों पे आ गए। लोग कौन कौन से हैं? यहाँ पर
मतलब जो जनजाति है उनकी बात की गई है, बाथोइन और टुआरे। यहाँ पे दो जनजातियाँ देखने को मिलती हैं। इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो पशुपालक है। वैसे मुख्य व्यवसाय क्या है? पशुपालन है। और पशु कौन कौन से पालते हैं ये लोग? ऊँट पालते हैं, बकरी पालते हैं, भेड़ पालते हैं और घोड़ा पालते हैं। बकरी, भेड़ और ऊँट के खाल से ये लोग अलग अलग तरीके का व्यवसाय करते हैं। इनके बालों से ये लोग अलग अलग तरीके का व्यवसाय करते हैं। चटाइयाँ बनाते हैं, कालीन बनाते हैं, कंबल बनाते हैं, जो कि हम लोग देखते भी हैं। कई बार हम लोग सऊदी का कंबल बहुत पसंद करते हैं, सऊदी के कंबल भी हम लोग पसंद करते हैं। उसके अलावा हमने देखा कि ये जो लोग हैं ये क्या करते हैं? दूध का उत्पादन करते हैं। अब ये लोग जब पशु ऐसे पाल रहे हैं जिससे दूध प्राप्त होगा तो दूध का उत्पादन तो करेंगे, ठीक है ना। दूध क्या होगा? यहाँ पे दूध भी एक दूसरा मुख्य व्यवसाय हो जाएगा। तो पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय है और दूध। अब एक बार और आगे आ जाइए। तेल, जो कि आज के प्रेजेंट के टाइम में ऐसा एक संसाधन है जिसको हर किसी देश को भी नीड है और हर किसी मानव को भी नीड है। तेल कहाँ से मिलता है? तेल अगर हम इन्हीं देशों की बात करें, इसी क्षेत्र की बात करें हम सहारा की, तो सहारा में लीबिया, इससे पहले मिस्र की बात करेंगे हम, मिस्र, ठीक है, लीबिया, मिस्र और एक हमारे पास अल्जीरिया। कौन सी जगह है भाई? अल्जीरिया। यहाँ से हमें तेल मिलता है, ठीक है ना। और दूसरी चीज आप लोग देखें तो इस तरीके से याद रख सकते हैं ना, एकदम लाइन से कुछ ऐसा करना ही है, वैसे आप भूल जाएंगे। देखिए मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, लाइन से तीनों देश हैं। तीनों में हमें क्या मिलता है? तेल मिलता है, ठीक है ना। इसी देशों में से एक देश ऐसा है जिसका कपास, विश्व फेमस कपास है। मिस्र का कपास विश्व फेमस कपास है। तो मिस्र, कपास की बात करेंगे अगर हम, कपास कहाँ का? मिस्र का। तो दैट मीन्स क्या है? यहाँ पे मिस्र में क्या हो रही है? कपास की खेती हो रही है। ये बात सिंपल सी समझ में आ रही है। कपास की खेती कहाँ हो रही है? मिस्र में हो रही है। और मिस्र का जो कपास है वो विश्व फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। मिस्र का जो कपास है वो कैसा है? विश्व प्रसिद्ध है। लोग थे पशुपालन कर रहे थे और इसके साथ साथ ये खेती भी करेंगे। तो खेती ये किस किस की करते हैं? जौ, गेहूं और इसके अलावा चावल की खेती यहाँ बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगी आप लोग को। जौ मिल जाएंगे, चावल मिलता है कुछ एरिया, ठीक, उधर वाला जो एरिया है, जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे चावल देखने को मिलता है। तो चावल की खेती हो जाती है, गेहूं की खेती होती है, जौ की खेती होती है। उसके अलावा ये लोग सेब की खेती भी करते हैं। सेब समझ रहे हैं आप लोग? ये सेम है, ये सेब है, सेम की खेती करते हैं, ठीक है ना। कौन सी खेती करते हैं? सेम की खेती करते हैं। एक बार बोलो जरा, गेहूं करेंगे, चावल, जौ और सेम। गेहूं, चावल, जौ और सेम की क्या करते हैं ये लोग? खेती करते हैं। उसके अलावा मिस्र में हम लोगों ने कपास देखा, तेल देखा, खनिज भी यहाँ पर कुछ मिलते हैं। खनिज कौन से मिलेंगे? देखिए खनिज तो मिलना स्वाभाविक है क्योंकि हमने क्या बोला था, यहाँ चट्टानें हैं और पठार है। पठार क्या होते हैं? खनिज के संसाधन होते हैं। खनिज के एक मतलब अगर हम बात करें तो खनिज कहाँ से निकलता है? सब पठारों से निकलता है दोस्तों, चट्टानों से निकलता है या पठारों से मिलता है। तो अब यहाँ पर जब हमने चट्टान और बात कर ली थी पठार की, तो हमें ये बात तो वैसे ही क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ पर कुछ ना कुछ खनिज भी जरूर मिलेंगे। तो खनिज कौन कौन सा मिलता है? लोहा मिलता है यहाँ पर, और क्या क्या मिलेगा भाई? फास्फोरस, मैग्नीज एंड यूरेनियम। लोहा, फास्फोरस, मैग्नीशियम एंड यूरेनियम, यहाँ पर खनिज मिलते हैं। और इन्होंने बात की है एक छोटी सी, जो लोगों के बारे में बात की है, वो ये बोला है कि आज जो सहारा रेगिस्तान है वो पहले के जैसा नहीं रहा है। पहले जो सहारा रेगिस्तान था वो बहुत ही ज़्यादा बंजर टाइप का दिखाई देता था, लेकिन आज का सहारा जो मैदान है ये बहुत ही ज़्यादा समृद्ध दिखाई देता है और हर एक तरीके से समृद्ध है। हमने तेल भी देखा, कपास भी देखा, हम लोग खेती भी देख रहे हैं, हम लोग पशुपालक भी देख रहे हैं, हम लोग व्यवसाय भी देख रहे हैं। तो ये बहुत ही समृद्ध मतलब प्लेस हो गया है, स्थान हो गया है। उसके साथ साथ इन्होंने बोला जब पहले जो घर नहीं बनाए जाते थे इस एरिया में, आज यहाँ पर मस्जिदों से ऊँचे शीशे के कांच वाले मतलब जो खिड़कियों वाले बड़े बड़े भवन भी दिखाई देते हैं, ठीक है ना। शीशे के कांच वाले बड़े बड़े भवन भी दिखाई देते हैं। पहले जो इस एरिया में सिर्फ ऊँट ही व्यवसाय होते थे, या ऊँट ही क्या होते थे भाई, मतलब संसाधन के, या फिर एक दूसरी जगह से कुछ ले जाने के लिए ऊँट ही थे। तो एट प्रेजेंट वहाँ पर क्या हो गया है, ट्रक भी चलने लग गए हैं। तो ऊँटों की जो जगह ले ली है वो किसने ले ली है? ट्रक ने ले ली है। एक इन लोगों ने सड़क मार्ग की बात की है। कौन सा सड़क मार्ग है?
सुपर मार्ग, ठीक है ना। ऊंटों के मार्ग पे इन्होंने यहाँ पे क्या बना दिए हैं, सुपर मार्ग बना दिए हैं। कौन से मार्ग बना दिए हैं, सुपर मार्ग। इसको आप लोग अंडरलाइन कर ले, चाहे आप लिख रहे हो जहाँ पर, उस पर आप लोग स्टार लगा दें, ठीक है। सुपर मार्ग हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो हम बोल सकते हैं सहारा क्षेत्रों में, ठीक है ना। सुपर मार्ग सहारा क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारे पास कंप्लीट, गर्मी लग रही, कोई बात नहीं, ठीक है। ये हमारे पास कंप्लीट सहारा था। तो सहारा समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। दो बार, एक बार लिख भी दिया और एक बार हमने बोल भी दिया। होप सो आप लोग को सारी चीजें इसमें क्लियर हुई हैं, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग लद्दाख में। चलिए एक बार इसकी बात समझ लेते हैं। जो ये सहारा है, सहारा देखो 0 डिग्री ये पड़ता है यहाँ पे अफ्रीका में, जैसे कि 0 डिग्री दैट इज इक्वेटर, इक्वेटर है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये हमारा जो है 23.5, तो यहाँ से क्या गुजरते हैं भाई, कर्क रेखा 23 एंड हाफ, कर्क रेखा, क्योंकि ऊपर वाली कौन सी, उत्तरी गोलार्ध कर्क रेखा, दक्षिणी गोलार्ध हमारी मकर रेखा, मकर रेखा यहाँ से गुजरेगी। और इस वाले क्षेत्र में हमें कल एक चीज पड़ेगी, क्या पढ़ा था, ठीक है ना। तो मकर रेखा पर यहाँ पर डेट है, लेकिन हमारा कर्क रेखा पर यहाँ पूरे एरिया में क्या फैला हुआ है, सहारा फैला हुआ है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। और कई बार ये क्वेश्चंस बनते हैं कि कर्क रेखा कौन कौन से देशों से होकर गुजर रही है। तो कर्क रेखा के देश आपको पता होना चाहिए। मॉरिटानिया से स्टार्ट होता है, पश्चिमी सहारा से स्टार्ट होता है मॉरिटानिया, उसके बाद माली, उसके बाद ऊपर अल्जीरिया पर जाता है, उसके बाद अगर हम देखें तो नाइजर नहीं है, नाइजर नीचे चले जाता है, लीबिया, मिस्र, बस यहाँ से होकर के ये चली जाती है। तो ये देश आपको पता होना चाहिए सभी को। 11 देश तो सहारा वाले, और कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजर रही है ये पता होना चाहिए। नीचे हम लोग मकर रेखा का एक बेल्ट कर चुके हैं, तो मकर रेखा के बारे में भी हमें क्लियर होना चाहिए कि अफ्रीका में मकर रेखा जो गुजरती है वो कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है। 4 देश हैं, सभी को पता होना चाहिए। कितने देश हैं, 4। मकर रेखा जहाँ से गुजरती है, कौन कौन से, ठीक, वेरी गुड। नामीबिया बोल भी लिया करो कभी, हाँ तुमने तो बता ही दिया, दक्षिण अफ्रीका, और ठीक है। कभी कभी आप लोग भी थोड़ा थोड़ा देख लिया करो। आप लोग के पास एटलस है ना, एटलस सभी लोग लेके आते हैं एटलस अपनी। देखो एटलस बहुत मोटी बुक नहीं है, आप लोग डेली लेके आए, कभी भी जरूरत पड़ सकती है एटलस की, ठीक है ना। आपको यहाँ पे भी ड्रमंड कॉलेज में किस रास्ते से जाना है, एटलस की जरूरत पड़ सकती है, तो एटलस लेके आया करिए। कभी मतलब गुम हो जाए तो आप लोग एटलस खोल के देख लें, है ना। अब मजाक लगेगा सभी को, ठीक। चलिए सहारा की बात करते हैं हम लोग, सहारा में आ जाते हैं। सहारा हमारा इंडिया वाला है, ठीक है, इसको हम क्या दें, सहारा की नहीं, लद्दाख की बात करेंगे, इंडिया वाले की साथ लद्दाख की बात करेंगे भाई। चलिए 1 मिनट, आप लोगों में से कोई लद्दाख गया है, हाँ कोई नहीं गया, चलो फिर कहानी सुनाने से कोई फायदा नहीं है ना, कोई गया ही नहीं। तो लद्दाख लोग घूमने जाते हैं, ठंडा एरिया किसी को चाहिए तो लद्दाख चले जाते हैं, लेह लद्दाख बोलते हैं, लेह लद्दाख होके आए हैं, ठीक है ना। अभी कुछ करना नहीं है आपको, थोड़ा पैसा कमा लेंगे, जब हमारी जॉब वॉब लग जाएगी फिर जाना है, ठीक है, कुछ नहीं करना। तब तक आप लोग ऐसे ही सजा के रख सकते हैं साइड में कि हाँ हमें लद्दाख भी जाना है, ठीक। तो लद्दाख अगर आप जाएंगे तो बरेली से जाइएगा या पीलीभीत से नहीं जाइएगा। बरेली से मतलब समझ रहे हैं आप लोग, हाँ बरेली का मतलब है आप लोग को फ्लाइट से जाना है ना। तो आप लोग, हाँ तुम चुप हो जाओ, ठीक है। उसके बाद आप लोग दिल्ली, अरे भाई ऐसी बातें नहीं करते किसी के बारे में, है ना। लिसन, फ्लाइट नहीं जाती है, हाँ जाती है, नहीं जाती है, हाँ वो तुम्हें मना कर दिया होगा किसी ने, पगला दोगे तुम पूरे फ्लाइट में जितने भी पैसेंजर होंगे उनको, पता लगा ऊपर से किसी को फेंक दो, ये तो समतान मंडल है यहाँ कुछ नहीं होता, चले जाओ जाओ घूम के आओ, तो ऐसा नहीं करना है। तो ऐसा नहीं है, जाती है, तुम्हें नहीं, तुम निकाल के फेंक दो कहीं किसी को कि समतान मंडल है घूमा, हमने पढ़ा था, हाँ बिल्कुल सही है, तुम सही बोल रहे हो, बैंगलोर दिल्ली और मुंबई ही है। हम कौन सा बोल रहे हैं कि लद्दाख में ले जाके छोड़ेगी, दिल्ली तक तो जा सकते हैं, उसके आगे आप लोग को जाना है फिर चले जाते हैं जैसे जाना है। लिसन हमारी बात सुनो, इनकी बात मत सुनो,
लद्दाख में आ जाओ आप लोग। लद्दाख की अगर हम बात करते हैं तो ये शीतोष्ण क्या है, ये मतलब ठंडा रेगिस्तान है। कैसा रेगिस्तान है? ठंडा रेगिस्तान है लद्दाख। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है और ये कहाँ पर है? हम लोगों ने देख लिया है, ये भारत में है। भारत का उत्तरी भाग, भारत का कौन सा भाग? उत्तरी भाग में लद्दाख है। और लद्दाख की अगर हम लोकेशन की बात करते हैं, फिजिकल मतलब पोजीशन इसकी कहाँ पर है? फिजिकल मतलब दैट मीन्स भौतिक, भौतिक स्थिति अगर हम देखें तो भौतिक स्थिति में आप लोग देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय, जम्मू कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय, तो दैट मीन्स जम्मू एंड कश्मीर बना लो, इसका पूर्व में बृहद हिमालय, और बृहद हिमालय में क्या है भाई? लद्दाख। बृहद हिमालय में क्या है? लद्दाख। इसके ऊपर की बात कर रहे हैं ये लोग। उत्तर में क्या है? कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन ग्लेशियर। तो दैट मीन्स इसका उत्तर हम लोग ऊपर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर में क्या है? सियाचिन। सियाचिन ये यार ठीक, ये सियाचिन। उसके बाद अगर हम इसके दक्षिण की बात करें तो कौन से पर्वत श्रेणियां हैं? ठीक है, बृहद हिमालय में तो है। और इसके ऊपर अगर हम देखें, दक्षिण में अगर हम देखें तो जास्कर पर्वत श्रेणियां हैं। जास्कर बनाए हुए दिखाएंगे, जास्कर पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी। तो आप लोगों ने देखा है जास्कर पर्वत श्रेणी, हम लोगों ने ट्रांस हिमालय की बात की थी, नॉर्मल से चलते फिरते। ट्रांस हिमालय हमारा कहाँ पे है? बृहद हिमालय के ऊपर। ये अपना यहाँ पर बृहद हिमालय को देखिए, इसमें अगर यहाँ पर जास्कर, यहाँ पर श्रेणियां कितनी है? 3। इन तीनों को ट्रांस हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय बोलते हैं। और इसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, दैट मींस जास्कर के बीच में यहाँ पर पड़ रहा है ये क्या? तो ये पूरा एरिया इस तरीके से होगा लद्दाख वाला। कौन सा एरिया होगा? लद्दाख वाला। अब बृहद हिमालय उसने बोला है, दैट मींस बृहद हिमालय में भी फैला हुआ है। उसके ऊपर उसने क्या बोला? दक्षिण में क्या बोला है? जास्कर श्रेणियां है। दक्षिण में कौन सी श्रेणियां हैं? जास्कर श्रेणियां हैं। और उत्तर में जो श्रेणियों की बात की है, कारगिल श्रेणियां हैं, कारगिल पर्वत श्रेणियां। कारगिल के बारे में सब लोग सुनते हैं, कुछ दिन पहले हमारा कारगिल दिवस निकला है। कौन सा दिन होता है? उत्तर में सियाचिन ग्लेशियर और क्या है? कारगिल। कारगिल पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी, ठीक है। हाँ, एक चीज है पर्वत श्रेणी। तो उत्तर में कारगिल पर्वत श्रेणी है और दक्षिण में कौन सी है? जास्कर पर्वत श्रेणी है। और ये जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित है। कौन? लद्दाख। तो ये इसका क्या था भाई? भौतिक विभाजन है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, आप लोग अपना एटलस खोलिए, सभी लोग को एटलस मिल पा रहा है, मतलब दिख पा रहा है? इसका भौतिक वाला साइड में देखिए आप लोग, भौतिक वाले साइड। और भौतिक में भी आप लोग आ जाइए सीधे सीधे जम्मू एंड कश्मीर में। पूरा भारत वाला नहीं देखना है, जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया है उसमें आ जाइए। यहाँ पे कोई है एटलस? ठीक, ये वाला मैप खोलना है आपको, ये वाला जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर का जो मैप है उसको खोलिए, उसमें आपको क्लियरली सारी चीजें दिख जाएंगी, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर वाला दिख गया आप लोग को? मिल गया? देखिए लद्दाख दिख रहा है, उसके नीचे जास्कर पर्वत श्रेणी साफ साफ लिखा हुआ है। लद्दाख के नीचे जास्कर पर्वत श्रेणी लिखा हुआ है और उसके ऊपर आपको लद्दाख पर्वत श्रेणी दिख रही होगी। और लद्दाख से ऊपर अगर हम देखते हैं, कारगिल पर्वत श्रेणियों की इन्होंने बात की है, ठीक है। लद्दाख से ऊपर अगर हम देखें तो कारगिल पर्वत श्रेणियों की, काराकोरम, आई थिंक काराकोरम होना चाहिए था, कारगिल नहीं होना चाहिए था। काराकोरम पर्वत श्रेणियों के दक्षिण में होना चाहिए। कई बार एनसीईआरटी कुछ कुछ गड़बड़ करती है, हम लोग कई बार सही करते हुए चल रहे हैं चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल रही हैं, एक बार देख लें, हो सकता है हम गलत बोल रहे हैं। काराकोरम ही है, कारगिल नहीं, काराकोरम, ठीक है। तो काराकोरम उत्तर में है लद्दाख के, और दक्षिण में कौन सी श्रेणी है? जास्कर श्रेणी है। तो काराकोरम कहाँ पे है? उत्तर में है, वही हमने बोला, एक बार देख लेते हैं।
कई बार खुद से भी गलत हो जाता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो एक बात बताओ, काराकोरम उसके बाद लद्दाख और जास्कर ऐसे ही तो आती है। काराकोरम जो 3 पर्वत श्रेणियां हैं वो है हमारे पास काराकोरम, लद्दाख एंड थर्ड वन हमारे पास है जास्कर। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो इसने बोला उत्तर में काराकोरम श्रेणी है और दक्षिण में जास्कर श्रेणी है। आप लोग ये तीनों श्रेणी बना लेंगे तो बीच में जो पार्ट होगा लद्दाख श्रेणी का ही है। और लद्दाख इन्होंने बोला है यहाँ पर क्या है, एक मरुस्थल है जो कि ठंडा मरुस्थल है, ठीक है ना। तो ऊपर क्या है काराकोरम, नीचे क्या है जास्कर और बीच में हमारा लद्दाख, ठीक। ये 3 श्रेणी है, इन तीनों को मिला करके हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। इनको मिला करके हम क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय, ठीक है। लद्दाख से कई सारी नदियां बहती हैं, नदियां, और ये नदियां कौन कौन सी है लगी, बहुत सारी नदियां बहती हैं। और इन्होंने बोला है जो नदियां बहती हैं ये बहुत बड़े बड़े गार्ज का निर्माण करती हैं और घाटी का निर्माण करती हैं, घाटी एंड गार्ज, ठीक है। गार्ज का निर्माण करती हैं और घाटी का निर्माण करती हैं। इसी में एक एग्जाम्पल बताया है, एग्जाम्पल है हमारे पास सिंधु, सिंधु नदी एक एग्जाम्पल है। और सिंधु जो है, सिंधु जो नदी है ये सिंधु गार्ज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, सिंधु गार्ज का। और सिंधु गार्ज कहाँ पर पड़ती है, हाँ इंडिया की अगर थोड़ा सा बात करेंगे आप लोग, इंडिया के पूर्व में या पश्चिम में, तो इंडिया के पश्चिम में सिंधु गार्ज है, ठीक है ना, सिंधु गार्ज है, ठीक। गर्मी तो लग रही है। अच्छा हिमालय पे आ गए हैं, ठीक है, हाँ सही है। जिसको गर्मी लग रही हो तो वो अभी हम लोग हिमालय में हैं तो गर्मी लगनी नहीं चाहिए। इन्होंने बोला है कि नदियां हैं और कुछ हिमानियां भी मिलती हैं। हिमानी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, हिमानी, और एक स्पेशल हिमानी के बारे में बात करी है, कैकरी, कैकरी हिमानी, ठीक है। हिमानी क्या होती है, जल से जली बर्फ की नदियां। हिमानी क्या होती है, बर्फ की नदियां होती हैं। और हिमानी में इन लोगों ने बोला है कि गैगरी एक हिमानी है, यहाँ पर गैगरी हिमानी आपको देखने को मिलेगी। और भी बहुत सारी हिमानी नदियां हैं यहाँ पर। उसके अलावा कुछ नदियां बहती हैं और जो नदियां बहती हैं वो गार्ज का और घाटी का निर्माण करती हैं। इसमें एक एग्जाम्पल दिया है सिंधु नदी का, और जो सिंधु नदी है ये सिंधु गार्ज का निर्माण करती है, ठीक। चलो ऊंचाई की बात की है इन लोगों ने। जो लद्दाख है ये कितनी ऊंचाई पर है, अवस्थित है। तो लद्दाख में एक तो हम लोगों ने श्रेणी पढ़ी, कारगिल देखा, कारगिल भी क्षेत्र इसी में आता है। तो कारगिल की ऊंचाई कितनी है, लगभग 3000 मीटर। और अगर हम बात करें काराकोरम की, तो काराकोरम की ऊंचाई कितनी है, 8000 मीटर। तो दोनों जगह देख लेंगे आप लोग, ये दोनों इसी में आता है। यहाँ पर है हमारा 3000 मीटर, 3000 मीटर तक की ऊंचाई यहाँ पे देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो देखने को मिलती है वो 8000 मीटर तक की ऊंचाई देखने को मिलती है। इतनी बात जिसने पहले से हमारे साथ पढ़ते आ रहे हैं उनको पता होगा। यहाँ काराकोरम जो है, काराकोरम ये इस पे जो है 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाली ही यहाँ पर चोटियाँ देखने को मिलती हैं। आप लोग देखते हैं यहाँ पर एक पर्वत है K2, काराकोरम पे कौन सी पर्वत चोटी है, K2। तो K2 हमारे इंडिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इंडिया की अगर हम बात करते हैं प्रॉपर तरीके से, हम हिमालय की बात नहीं कर रहे, इंडिया की सबसे ऊंची चोटी की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास कौन है, K2 है। लेकिन हिमालय की इंडिया में सबसे ऊंची चोटी की जब हम बात करते हैं तो वो हमारा क्या पड़ता है, कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में अवस्थित है। कंचनजंगा जो कि सिक्किम में अवस्थित है, लेकिन वो हिमालय की है। हिमालय की इंडिया में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 है, जिसकी ऊंचाई 8000 मीटर से अप मानी जाती है। और ये कहाँ पे है, काराकोरम श्रेणी
श्रेणी पर अवस्थित है, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर अवस्थित है। ठीक है, तो ये आप लोग, हाँ अच्छा, ये जो K2 है ये भारत की ही है। आगे आने वाली जो बुक आपको 11th क्लास की मिलेगी NCERT की में, उसमें साफ साफ लिखा है K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन कंचनजंगा के बारे में लिखा हुआ मिलेगा आपको, कंचनजंगा, 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 इसके बारे में लिखा है भारत की हिमालय में अवस्थित, हिमालय में स्थित सबसे ऊंची चोटी, दैट मीन्स क्या हुआ, अगर हम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी और भारत की बात करें, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हमारे पास कंचनजंगा देखने को मिलती है। जबकि हमारे हिमालय की अगर बात करते हैं तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई, सभी को पता है, गॉडविन है ना, एवरेस्ट, कुछ कहने की जरूरत नहीं है इसमें, तो सभी को पता होगा एवरेस्ट। लेकिन एवरेस्ट हमारे इंडिया की नहीं है, वो कहाँ की है, नेपाल की है। कहाँ की है, नेपाल की है, तो वो हमारे इंडिया की नहीं है। तो हिमालय में अगर हम बात करें, हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय में अवस्थित, तो वो कंचनजंगा पड़ती है। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो हमेशा K2 लगाना है। K2 हिमालय में नहीं आता है, K2 ट्रांस हिमालय का पार्ट है, और ट्रांस हिमालय हिमालय से पहले पूर्ववर्ती स्थान है। K2 ट्रांस हिमालय में आता है, क्या दिक्कत है? हाँ, हिमालय की है, वो क्लियर करके नहीं देगा तब तक आपको कंचनजंगा नहीं लगाना है, और जब वो क्लियर करके देता है तो आपको कंचनजंगा लगाना है। हिमालय की पूछे नहीं, ट्रांस हिमालय के बारे में स्पेशली ट्रांस हिमालय लिख के आता है, काराकोरम लद्दाख जास्कर लिख के आएगा, अदरवाइज आपका ट्रांस हिमालय लिख के आएगा। और हिमालय स्पेशल वाली क्वेरीज हैं ये, ठीक है। ट्रांस हिमालय के बारे में किसी भी बुक में वनडे एग्जाम की जो बात कर रहे हो, इस तरीके के क्वेश्चन वैसे वनडे एग्जाम में आते हैं, कभी स्टेटमेंट वाइज बनता नहीं है इस तरीके का क्वेश्चन, तो वनडे एग्जाम में भी ट्रांस हिमालय के बारे में अलग से बात की गई होती है। अलग से पूछेगा ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची, मतलब इंडिया की सबसे ऊंची चोटी, तो आप लोग हिमालय की K2 लगाएंगे। लेकिन हिमालय में अवस्थित इंडिया की सबसे ऊंची चोटी तो आपको कंचनजंगा लगानी है। और हिमालय में जो हम पार्ट पढ़ते हैं वो सिर्फ 3 है, हिमालय के जो पार्ट है वो कौन कौन से हैं, 3 है। और हमारे पास है बृहद हिमालय, उसके बाद हमारा मध्य हिमालय, उसके बाद हमारा शिवालय। और इसमें अगर हम 3 और देखते हैं, ये ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय को अलग से ही पढ़ते हैं। पढ़ने के टाइम पे जब हम पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय को पहले पढ़ते हैं, क्योंकि ये हिमालय क्या है, नवीन पर्वत है। कैसा पर्वत है, नवीन पर्वत है और बलित पर्वत है। लेकिन इस पर्वत से पूर्ववर्ती है ट्रांस हिमालय, इससे बहुत पहले का है ट्रांस हिमालय। अरावली के जो समकालीन का टाइम आता है तो उसमें ट्रांस हिमालय को देखा जाता है। और इसका जो निर्माण हुआ है वो तीर्थस सागर से हुआ है, बहुत ही नवीन पर्वत है और आज भी इसका उत्थान जारी है। तो हिमालय में सिर्फ जो पढ़ेंगे ना, हिमालय की जब बात करते हैं हम हिमालय, तो ये 3 हिमालय हो रहे होते हैं। लेकिन जब ट्रांस हिमालय की बात कर रहे होते हैं तो ये 3 हिमालय अलग होते हैं। इसको सम्मिलित रूप से ट्रांस हिमालय बोलते हैं, श्रेणियां अलग अलग है, ऊपर वाले को काराकोरम, लद्दाख और जास्कर बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय की स्पेशली बात आती है, कहीं पर भी ऐसा मिलेगा जो तुम कह रहे हो देखने को मिला होगा, जिसको भी जहाँ भी देखने को मिलता है वो पता होता है कहाँ देखने को मिला था। आज शाम तक मेरे को कुछ क्वेश्चन सेंड कर देना, आज शाम तक मुझे कुछ क्वेश्चन सेंड कर देना ऐसे हिमालय वाले, ठीक, जिसमें ये क्लियर ही ना हो रहा हो कि वो ट्रांस हिमालय की बात कर रहा है कि वो हिमालय की बात कर रहा है। इंडिया की जब भी बात करेगा, इंडिया की सबसे ऊंची चोटी, तो इंडिया जो ये हमारा ट्रांस हिमालय है, ये इंडिया में ही अवस्थित है। इंडिया की सबसे ऊंची चोटी की बात करेगा तो ट्रांस हिमालय इंडिया का ही पार्ट है। तो इंडिया की सबसे ऊंची चोटी हमें हमेशा क्या लगाना है, K2 लगाना है इंडिया की। मैं तुम्हारी पूरी
पूरी बात समझ गई हूँ, लेकिन वो हमारा पार्ट है। हम चाहें तो अक्साई चीन को भी छोड़ दें, हम चाहें तो पीओ को भी छोड़ दें, ऐसे कैसे छोड़ देंगे, है ना? वो अपना ही पार्ट है, हम उसको अपना मानते हैं। उसमें जितनी भी भू आकृति है वो हमारी है, ठीक है? तुम्हारी जरूरत है ना अभी तुम वहां नहीं पहुंचे हो ताकि वापस मिल जाए हमें, ऐसी चीजें होती हैं। हाँ क्या हो गया पीओके में? सीओके चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, क्या हो गया चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर में? 1962 से, ठीक है? 1962, और वहाँ पे एक लाइन भी बनाई गई है जिसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है? बाकी की हिस्ट्री बताने का टाइम अगर मिलेगा तो ज़रूर बताएंगे लास्ट में, ठीक है? लास्ट में क्लियर हुई बातें? हाँ, तो अभी भी पूरा टेंशन बना हुआ है तुम्हारे दिमाग में, ठीक? जो कि मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो इंडिया है, क्या हम कोई भी इस इंडिया को अलग से मानते हैं कि इसका ये वाला पार्ट हमारा नहीं है, उसने कह दिया ये उसका है तो ये उसी का ही है? भू आकृतियां सब हमारी हैं, हम उनको अपने में ही लेते हैं। आज भी हम उसकी सारी बातें अपनी ही करते हैं, कोई ऐसे हमसे कुछ भी छीन नहीं सकता है। अधिकार की बात अगर हम करें तो अधिकार हमारा भी उतना ही है जितना वो लोग बोलते हैं कि हमारा अधिकार है, ठीक है? अक्साई चीन की बात कर ले, चाहे हम पीओके की बात कर लें, ठीक? और ऐसा कोई मैं नहीं बदल सकती, कोई और भी नहीं बदल सकता जब तक और कोई बुक्स ना बदले, ठीक है? बुक्स में हर एक जगह पे यही लिखा हुआ है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? K2 है, और हिमालय में अवस्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो कंचनजंगा है। ये NCERT 11th क्लास में भी लिखा हुआ है, तो इसके आगे कुछ बोलने का मतलब बनता नहीं है, ठीक है? पीओके कहाँ है और चाइना कहाँ है, आई डोंट नो दैट, ठीक? इसके आगे कुछ बोलने का मतलब नहीं बनता। बाकी तो ये है, अपने दिमाग में जिस तरीके का भी आप लोग डाउट बिठा लें वो बैठा ही रहने वाला है, वो कभी नहीं निकलेगा। लेकिन अगर कोई सामने वाला समझा रहा है तो उसको समझने की कोशिश किया करो ताकि वो डाउट निकल जाए, ठीक है? अदरवाइज में क्या होता है, अगर डाउट है और आप लोग यही सोच रहे हो कि मैं समझना ही नहीं है मुझे इस डाउट को, तो वो कोई नहीं समझा सकता है, चाहे वो NCERT आ जाए आपके सामने, चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी एडिशनल बुक आ जाए। चलिए, तो यहाँ पे ये विस्तार की हमने बात की लद्दाख की। उसके बाद अगर हम जलवायु की बात करें तो जलवायु कैसी होगी? अत्यधिक शीत और शुष्क जलवायु होगी। जलवायु की अगर हम बात करते हैं कंचनजंगा, ठीक, जलवायु की अगर हम बात करते हैं तो कैसी जलवायु होती है? शीत एंड शुष्क, शीत एंड शुष्क। अब ये शुष्क क्यों लगाते हैं हर जगह पे? हमने वहाँ पे भी शुष्क लगाया था सहारा में जलवायु में, अब हम यहाँ की जलवायु की बात कर रहे हैं तो भी हम शुष्क लगा रहे हैं, जबकि सहारा गर्म रेगिस्तान था और यहाँ पे ठंडा रेगिस्तान की बात कर रहे हैं। तो शुष्क का मतलब सभी को समझ में आता चल रहा है? मतलब हर एक पॉइंट का अगर मीनिंग समझ में नहीं आ रहा तो कोई फायदा नहीं है। शुष्क का मतलब होता है यहाँ वर्षा क्या होगी? बहुत ही कम होती है, और यहाँ पे नमी देखने को नहीं मिलती। देखो, अगर कहीं पे बर्फ जमा हुआ है तो वहाँ की जो वायु, जो पवन चल रही है, उस पवन में कोई नमी होगी? नहीं होगी, क्योंकि नमी कब आती है? जब जलवाष्प बनता है, मतलब जो जल है वो कैसा हो जाता है? गर्म होता है, और गर्म होने के बाद जलवाष्प बन जाता है तो क्या हो जाता है? वो पवनों में समा जाता है, और पवनों में हवा में समाने के बाद वो क्या हो जाता है भाई? हवा में नमी आ जाती है। लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी क्या है? बर्फ जमा हुआ है, तो बर्फ जमा होने के कारण क्या होगा? यहाँ की जो पवनें चल रही होंगी बहुत ही शुष्क होंगी, उनमें नमी नहीं होगी, शुष्क होंगी। अब रेगिस्तान की अगर बात करें तो रेगिस्तान में तो जल ही नहीं है, रेगिस्तान में जल ही नहीं है, तो गर्म क्या होगा? गर्म होगा नहीं तो बाष्प भी बनेगा नहीं। अब बाष्प नहीं बन रहा है तो जलवायु, मतलब जो जलवायु है वैसे वो भी कैसी होगी? बहुत ही शुष्क होगी। क्लियर हुई बातें? ठीक है, तो यहाँ पे जलवायु शीत है, वहाँ की जलवायु गर्म थी, और वहाँ पे गर्म के साथ शुष्क थी, यहाँ पे शीत के साथ में शुष्क है। क्लियर हुई बातें? उसके बाद अगर हम जलवायु की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ठंड में बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है, और गर्मी में भी क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है। दोनों में ही हम ठंडी की बात करते हैं। तो अगर हम गर्म की बात करते हैं तो जो गर्मी होती है, ग्रीष्म ऋतु, 0 डिग्री तक तापमान यहाँ का रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर हम शीत ऋतु की बात करते हैं तो -30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितना भाई? -30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो तापमान कितना हो रहा है
की बात कर रहे हैं, शीत ऋतु में, शीत ऋतु में जो तापमान है यहाँ पे शीत ही शीत है, मोस्ट ऑफ देख रहे हैं आप लोग, शीत ऋतु दिन 0 डिग्री सेल्सियस। रात की अगर हम बात करें तो रात में -30 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ लोग को लग रहा होगा यहाँ पे -30 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, कुछ लोग को लग रहा होगा यहाँ पे -30 डिग्री से जा रहा है और 0 डिग्री से जा रहा है, तो तापांतर तो यहाँ ज्यादा हुआ क्योंकि माइनस में चला जा रहा है। लेकिन नहीं, यहाँ पे तापांतर ज्यादा नहीं है, तापांतर वहां ज्यादा है क्योंकि वहां 0 से 50 पे जा रहा था। बीच में कितना अंतर है? 50 का अंतर है। यहाँ पे बीच में कितना अंतर है? 30 का अंतर है। तो तापांतर वहां पे ज्यादा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दिन जो होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे रहते हैं और जबकि रातें जो होती हैं वो 30 डिग्री सेल्सियस तक होती हैं। तो दिन में भी यहाँ पे बर्फ जमी रहती है, जो रातें हैं ये बर्फीली ठंडी होती हैं। कैसी ठंडी होगी? बहुत ही बर्फीली ठंडी होती हैं। यहाँ पे जो भी वनस्पतियाँ हैं वो आपको देखने को ठंडी के दिनों में नहीं मिलती हैं। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि बर्फ से ढकी रहती हैं। बर्फ से ढकी रहेंगी तो आपको वनस्पतियाँ देखने को नहीं मिलेंगी। वर्षा कैसी होगी? वर्षा बहुत ही अल्पकालिक, सेम बात बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे भैया? वर्षा कैसे होगी? दोनों इसीलिए इधर उधर लिख रहे हैं हम लोग, अल्पकालिक। ठीक है ना, वर्षा कैसी है? अल्पकालिक है। अब देखिए जो अल्पकालिक वर्षा है वो क्यों है? लद्दाख जो आ रहा है हमारा, हमने देखा कि लद्दाख आता है हमारे पास हिमालय से ऊपर। ये हिमालय का बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, इससे ऊपर ही ट्रांस हिमालय पड़ रहा है। तो दैट मीन्स हमारा जो ट्रांस हिमालय में लद्दाख आ रहा है कौन से मतलब एरिया में आ रहा है? इस वाले एरिया में आ रहा है, इस वाले एरिया में आ रहा है। तो ये जो हिमालय है, हिमालय का वृष्टि छाया प्रदेश है। ये कैसा क्षेत्र है? वृष्टि छाया प्रदेश है। और हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश के चक्कर में यहाँ पर क्या नहीं होती है? बारिश नहीं होती है। अदरवाइज यहाँ पे बारिश देखने को मिलती, लेकिन यहाँ पे बारिश नहीं मिलती तो हमें हिम या फिर हिम वर्षा जो होती है, ओलावृष्टि जो होती है वो देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे वर्षा ही बहुत अल्पकालिक होती है। और वो वर्षा भी कैसी होती है? जो हम लोग स्नोफॉल वाली वर्षा होती है। किसकी? बर्फबारी होती है यहाँ पे। ठीक है ना, जो वर्षा होती है वो बर्फबारी होती है। अब ये वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है? ये सिंपल सी समझने की बात है। कोई भी ये एरिया है, मैंने मान लिया ये हिमालय है, ये हिमालय है, इसको हिमालय मान लीजिए, इसे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ से जो भी पवनें बह रही हैं वो इस भूखंड, पूरा हमारे पास इंडिया का भूखंड है, आप लोग देखते हैं हिमालय पे ही आ जाते हैं। ये अपना हिमालय है, ये इंडिया का भूखंड है। यहाँ से पवनें बह रही है और यहाँ से बह रही है। ये अरब सागर से बह रही है और बंगाल की खाड़ी से बह रही है। अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से जो पवनें बहना शुरू करती हैं तो इनमें क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में नमी होती है। क्योंकि कौन सा क्षेत्र है? एक तो गर्म क्षेत्र है, दूसरा ये कौन सा क्षेत्र है? जल वाला क्षेत्र है। तो यहाँ से जब पवनें बहेंगी तो इनके अंदर क्या होगी? पर्याप्त नमी होती है, जो कि इस भूखंड में ये वर्षा कराती जाती है। उसके बाद ये हिमालय के बाद यहाँ से ये ऊपर जाती है, तो हिमालय से टकराकर जो भी वर्षा करानी होती है वो इसी क्षेत्र में कराती है। जो भी वर्षा करानी होगी हिमालय से टकराएंगे, ऊपर उठेंगी, ठंडी होगी, जो भी जल है वो यहीं से प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र कहलाएगा हिमालय की साइड में, जहाँ पर वर्षा नहीं होगी, ये ट्रांस वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे वर्षा नहीं होगी। तो इसको बोलते हैं हम लोग वृष्टि छाया प्रदेश। किसी की भी मतलब परछाई बन जाना। वृष्टि छाया प्रदेश मतलब किसी की परछाई बन जाना, किसी के पीछे आ जाना। ऐसे हम वृष्टि छाया प्रदेश पढ़ते हैं यहाँ पर, ये वाला। जबकि केरल में बहुत अधिक वर्षा होती है, तमिलनाडु में भी बहुत अधिक वर्षा होती है, लेकिन इन पार्टों के बीच में ये वाला जो पार्ट होता है केरल और तमिलनाडु का, यहाँ पे वर्षा देखने को नहीं मिलती, पूरे पूरे साल देखने को नहीं मिलती है। तो ये बोला जाता है ये वृष्टि छाया प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? वृष्टि छाया प्रदेश है। और कहाँ का वृष्टि छाया प्रदेश है? ये हमारा है कौन सा तट? ये पश्चिमी तट और पूर्वी तट का ये वृष्टि छाया प्रदेश हो जाएगा। पश्चिमी तट और पूर्वी तट का वृष्टि छाया प्रदेश हो जाएगा। अभी लद्दाख की हम बात कर रहे हैं, तो लद्दाख कहाँ का वृष्टि छाया प्रदेश है? हिमालय का वृष्टि छाया प्रदेश है। बात समझ आ गई है वृष्टि छाया की? मतलब कोई ऐसा इंसान खड़ा हुआ है मेरे पास में, इसको खड़ा कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। उधर वर्षा हो रही है, लेकिन ये इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि उधर की जो पवनें बह रही थी वो इसके सहारे ऊपर उठ रही हैं और उधरी साइड वर्षा करा पा रही है। इधर आने की ताकत नहीं उनमें, वो इधर नहीं आ पा रही है। तो मैं जो खड़ी हुई हूँ और मेरे साइड में उधर जो खड़ा हुआ है, हम लोग बात तो कर सकते हैं फोन से, संचार के माध्यम से। तो वो क्या कह रहा है? मैं तुम्हारे जस्ट इधर खड़ा हूँ, लेकिन इधर बहुत वर्षा हो रही है। मैं कह रही कोई वर्षा नहीं हो रही इधर, तो समझ रहे? तो मैं कहाँ हूँ? वृष्टि छाया प्रदेश में हूँ। किधर हूँ भाई? वृष्टि छाया प्रदेश में हूँ। और वृष्टि छाया प्रदेश में वर्षा नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्षा क्यों नहीं हो रही है? अल्पकालिक वर्षा है। और किस वजह से है? वृष्टि छाया प्रदेश की वजह से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
बात कर रहे थे शीत जलवायु थी और शुष्क जलवायु थी। ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वायु की परत यहाँ पर पतली हो जाती है। जितनी ऊंचाई पर हम जाएंगे वायु की परत क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। तो लद्दाख वाले एरिया में बोला गया है ऊंचाई पर जाने पर वायु की परत कैसे हो जाती है, पतली हो जाती है, जिससे क्या होता है सूर्य से आने वाली जो गर्मी है वो हमें बहुत ही अत्यधिक फील होती है। जैसे कि सूर्य से आने वाली गर्मी मतलब जैसे एक दिन ग्रीष्म ऋतु की बात अगर हम करें तो ग्रीष्म ऋतु यहाँ पे बहुत गर्म होती है। गर्म क्यों होगी, सूर्य से आने वाली जो भी ऊष्मा है वो आपको क्या होगी, बहुत ही वायुमंडल की परत जो है पतली है, यहाँ पर परत इतनी मोटी है तो कोई भी चीज़ उसको भेदेगी तो आप तक आएगी तो टाइम लगेगा। अब कहीं पे परत इतनी पतली हो गई है तो इसको भेदने में कोई टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, अगर आपको देखें तो यहाँ पे जो ग्रीष्म ऋतु होती है अल्पकालिक होती है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु बहुत ही गर्म होती है। सूर्य के जो हमारा प्रकाश है उसको झुलसा देने वाली गर्मी बढ़ती है। कैसे बढ़ेगी, झुलसा देने वाली गर्मी। अब इसमें एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इन लोगों ने बोला है और ऐसा है भी, वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आप लोग देखेंगे ऊष्माघात एंड तुषारघात देखने को मिलता है। यहाँ पे ऊष्माघात एंड तुषारघात, ऊष्माघात एंड तुषारघात होता क्या है, ऊष्माघात मतलब गर्म और ठंडा। एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आप दोनों को, गर्मी को और ठंड को एक साथ महसूस कर सकते हैं। कैसे, कुछ बीच है यहाँ पर ऐसे जगह पे जिसमें आप लोग देखेंगे जो ठंडा एरिया दिख रहा है, आप लोग पेड़ के नीचे मान लिया आपने एक चेयर डाली हुई है और इधर का एरिया आपके पास छाया का है और इधर का एरिया आपके पास धूप का है, तो आप पैर धूप में कर लीजिए और इधर वाले अपना जो सर का एरिया है उसको आप ठंड में कर लीजिए। तो आप लोग फील करेंगे कि पैरों पे इतनी तेज गर्मी लग रही है, आपको इतनी तेज गर्मी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि जला देगी सूर्य की जो मतलब किरणें हैं। और उधर जो आपका फेस है उस पर इतनी ठंड लग रही है आपको कि आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे मैं कंबल थोड़ा डाल लूँ तो अच्छा लगेगा। तो ये तुषारघात होता है। ये कैसा मतलब भैया, ऊष्माघात और तुषारघात, ये दोनों को आप एक साथ फील कर सकते हैं। कहाँ पे, लद्दाख वाले एरिया में। आप देखेंगे आप लोग मान लेते टेबल है, इस पर आपको लिटा दिया जाए, ठीक है, लिटा देते हैं। इसका ये जो वाला एरिया है यहाँ से मान लेते हैं ये वाला एरिया ठंडी वाला है और ये वाला एरिया गर्म वाला है, ठीक है। ये एरिया गर्म वाला है, ये ठंडी वाला है। आपने ऐसे करके डाला है। हम लोग घर में अपना घर में लोग वो चारपाई वगैरह डालते हैं ना, फोल्डिंग वगैरह इस तरीके से। कई बार हम लोग दहलीज पे डालते हैं, घर में मम्मी वगैरह मना भी करती हैं, दहलीज में डालते हैं। दहलीज का क्या मतलब है, आधा दहली के अंदर और आधा दहलीज के बाहर, ठीक है। तो ऐसा कई बार लोगों के घर में आंगन वगैरह होंगे तो आंगन में हम लोग करते हैं। आंगन में क्या करते हैं, आधा दैलान में और आधा आंगन में, आधा बरामदे में और आधा आंगन में। तो सेम चीज़ आपको करनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, ठंडी और गर्मी आप दोनों चीज़ें एक साथ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक साथ ठंडी और गर्मी महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसको करना नहीं होता है क्योंकि इससे आप लोग बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो सकते हैं। जब गर्मी और सर्दी एक साथ होती है, हमारे यहाँ पे गर्मी और सर्दी का मौसम जब मिक्स हो रहा होता है तो हम सब लोग पड़ जाते हैं। किसी को बुखार आ रहा होता है, किसी को डेंगू हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है ना। लेकिन वहाँ पे आप लोग बहुत ही हाईएस्ट लेवल की गर्मी और सर्दी को जब एक साथ देखेंगे तो आपका कुछ और भी हो सकता है, ठीक। तो लद्दाख में जाएं तो ऐसा प्रक्रिया करने की कोशिश ना करें, बस ऐसा सोच लें कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, जलवायु हमारी कंप्लीट हुई। वर्षा यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, वर्षा बहुत ही कम होती है और अल्पकालिक वर्षा होती है। जो वर्षा है यहाँ पे एक बार देख रहे हैं, वर्षा जो है यहाँ पे वो 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है पर ईयर की बात कर रहे हैं। और कितना, 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, डिग्री सेंटीमीटर लगा देंगे आप लोग। वर्षा 10 सेंटीमीटर पर ईयर से भी कम है यहाँ पे। अब 10 सेंटीमीटर तो आप लोग समझ सकते हैं कितनी कम वर्षा है। अपने यहाँ पे 100 से लेकर के 150 के बीच में वर्षा होती है, तो भी हम लोग बहुत सारी ऐसे मतलब हमारी कृषि फसलें हैं जो हम नहीं उगा पाते हैं। तो ये 10 सेंटीमीटर में क्या ही उगाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे अखरोट वगैरह की जो फसल है वो यहीं पे देखने को मिलती है। हम लोग जम्मू एंड कश्मीर के अखरोट मंगाते हैं। अखरोट खाते हैं ना आप लोग, जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल अगर हम मंगाएं तो जम्मू एंड कश्मीर के बहुत अच्छे अखरोट माने जाते हैं। तो ये फसलें वहाँ पे देखने को मिलेंगी। टाइम तो अभी नहीं हुआ है ना हम लोग का, सर जल्दी आ गए, कोई बात नहीं, हाँ अभी टाइम है, हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं इसको, हमारे पास ये बचा हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग जरूर लिखेंगे भाई। वर्षा में लिखेंगे 10 सेंटीमीटर पर ईयर से भी कम वर्षा होती है, और इसी में लिखेंगे क्यों लिख लें, इसके आगे क्यों करके लिख लेंगे, हिमालय पृष्ठीय छाया प्रदेश की वजह से, हिमालय के पृष्ठीय छाया प्रदेश की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। फोटो खींचना इसलिए कुछ लोग कह रहे खड़ी क्यों हो गई, बोलो है ना।
ठीक, आ जाइए। तो वनस्पति और प्राणी जात की अगर हम बात करेंगे तो वनस्पति और प्राणी जात क्या होगा, बहुत ही उच्च शुष्कता है, यहाँ पर शुष्क मौसम है, बहुत ही ज़्यादा शुष्क है, शुष्क जलवायु है, ठंडी जलवायु है। तो यहाँ पे वनस्पति बहुत ही विरल मिलती है। वनस्पति कैसे मिलती है? विरल मिलती है। यहाँ पे जो वनस्पति है वो आप लोग को कई बार देखने को मिलेंगी छोटी छोटी झाड़ियाँ और घास। वनस्पति में क्या देखने को मिलेगी? घास देखने को मिलेगी और छोटी छोटी झाड़ियाँ देखने को मिलेगी, ठीक है ना। वो भी कहीं कहीं पर, हर एक जगह पर नहीं, आप लोग चाहें तो ऐड कर लें, कहीं कहीं पर छोटी झाड़ियाँ और घास देखने को मिलती है वनस्पति में, सिर्फ वनस्पति में, ठीक है। घाटी क्षेत्र होते हैं जैसे कि नदी घाटी क्षेत्र, यहाँ पर भी सिंधु नदी की बात हुई थी, तो सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में आप लोग को शरपत, जिसको हम बिलो बोलते हैं, शरपत देखने को मिलेगा। शरपत जिसको हम बिलो बोलेंगे, हाँ बिलो बोलते हैं। उसके अलावा हमें लोग को अखरोट, मैंने बोल दिया अखरोट देखने को मिलता है। खुबानी, जो हम लोग खुबानी खाते हैं ना, खुबानी खाते हैं, छोटी छोटी अभी येलो टाइप की आती हैं। कौन नहीं जानता खुबानी को? सब लोग जानते हैं ना, ऐसे नहीं जानते हैं क्यों आप यहाँ? खुमानी नहीं जानते हैं? अरे खुमानी खाने वाली होती है, लोग खाए होंगे लेकिन नाम नहीं जानते होंगे। मतलब हमें तो खाने से मतलब है, कुछ भी हो, है ना। नाम का क्या करना है, नाम में क्या रखा है? अरे देखो इधर सुनो मेरी बात, खुमानी जो होती है इतनी इतनी छोटी येलो कलर की, जो अभी हम लोग को गर्मी के मौसम में खूब सारी देखने को मिलती है, ठीक है। एक प्रॉपर उसके अंदर इतना बड़ा शीट होता है, जो बिल्कुल फट जाती है, ऐसे शीट निकलता है, वो आप लोग बहुत ही हार्ड शीट होता है। उस खुमानी के शीट का आप लोग अगर देखेंगे तो महिलाओं का प्रोडक्ट बनाया जाता है। कौन सा प्रोडक्ट? स्क्रब यूज करती हैं आप लोग, स्क्रब यूज करते हैं ना लोग, जिसमें थोड़े दाने दाने होते हैं अंदर से, कहते हैं गंदगी निकालने के लिए फेस की, उसको यूज करते हैं लोग। तो स्क्रब जो बनाया जाता है वो खुमानी के शीट से ही बनाया जाता है, ठीक है ना। खुमानी के शीट से स्क्रब बनाया जाता है। आप लोग को अलग अलग बहुत सारे ब्रांड में देखने को मिलेगा खुमानी शीट का स्क्रब, अच्छा होता है काफ़ी। तो आगे से यूज़ करना है तो ये वाला करना है ना, खुमानी वाला, वो अच्छा होता है, एकदम नेचुरल होता है। चलिए घर पे यूज़ कर सकते हैं, खुमानी के शीट को पीस लें, आप घर पे भी बना सकते हैं, उसमें आटा वाटा मिला लें, यही होता है और क्या होता है, ठीक है। आगे देखिए, हम लोग देखते हैं अखरोट मिलेगा, खुमानी देखने को मिलती है, और आप लोग देखते हैं यहाँ पे सेब वगैरह भी देखने को मिलता है। आप लोग जो सेब खाते हैं, लोग चीख चीख के बोलते हैं कश्मीरी सेब ले लो, है ना। तो कश्मीरी सेब दैट मीन्स क्या है, लद्दाख वाले एरिया में भी हमें सेब देखने को मिलता है। खुमानी देख रहे हो क्या? सब खुमानी देख रहे हैं, वेरी नाइस। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो ग्रीष्म ऋतु है इसमें सेब भी देखने को मिलता है, और सेब तो आप लोग खूब सारा जानते ही हैं सेब के बारे में। सेब, अखरोट वगैरह देखने को यहाँ पे मिलते हैं। उसके अलावा अगर हम पशुओं की बात करेंगे तो यहाँ पर भी सेम पशु देखने को मिलते हैं। पशु कौन से मिलेंगे भाई? याक देखने को मिलेगा, याक जिसे हम मतलब एक तरीके से भैंस टाइप का थोड़ा बड़ा सा होता है, याक देखने को मिलेगा। उसके बाद आप लोग को क्या देखने को मिलेगा? एक डिफरेंट तरीके का कुत्ता देखने को मिलता है, ठीक है, अलग प्रजाति का कुत्ता होता है, वो देखने को मिलेगा, याक देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर आप देखें, याक, कुत्ता देखने को मिलेगा, मतलब वही बात थी, कुत्ता देखने को मिलेगा, ये डिफरेंट प्रजाति का है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कुत्ता देखने को मिलेगा, जो कि कैसी प्रजाति का है, सॉरी फॉर दैट, डिफरेंट प्रजाति का है। मेरा इंटेंशन गलत नहीं था, मेरा इंटेंशन आप लोग को बताना ही था। उसके अलावा हमने देखा यहाँ पर क्या मिलेगी, भेड़ मिलती है और बकरी मिलती है। और भेड़ बकरी जो इनका व्यवसाय है, वो व्यवसाय में इन लोगों ने बोला है कि मुख्य व्यवसाय ये लोग क्या करते हैं, कंबल, कालीन और चटाइयाँ वगैरह भी बनाते हैं, जो इन्हीं के बालों से ये लोग बनाते हैं। भेड़ भी देखिए, भेड़ और बकरी ये ऐसे जानवर होते हैं, इनके अगर हम बात करें, फर है, अगर किसी जानवर के मतलब बॉडी पे फर है, फर का मतलब क्या होता है, बाल। अगर किसी मतलब ऐसा पशु है जिसके फर है, तो फर वाले पशु ठंडे इलाके में भी मिलेंगे और गर्म इलाके में भी मिलेंगे। फर वाले जो पशु होंगे वो ठंडे इलाके में भी मिलेंगे और गर्म इलाके में भी मिलेंगे। सेम बात है, हम लोग गर्मी में, अगर हम ठंडी की बात करते हैं, ठंडी में गर्म कपड़े पहनते हैं, तो वो सहारा वाले गर्मी में भी गर्म कपड़े पहन रहे थे, हैवी वस्त्र पहन रहे थे, क्यों? मतलब गर्मी से बचने के लिए। हम लोग सर्दी से बचने के लिए पहनते हैं। तो फर जो है वो पशुओं को गर्मी से भी बचाता है और सर्दी से भी बचाता है। तो सेम पशु हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। ऊँट नहीं मिल रहा है हमें, ऊँट यहाँ पे नहीं मिल रहा है। दूसरे हम लोग को याक देख रहे हैं, हम लोग वो वहाँ पे मिल रहा था, लकड़बग्गा मिल रहा था। उसके अलावा हम देख रहे हैं बकरी मिल रही है, भेड़ मिल रही है, वो इधर भी मिल रही है और वो इधर भी मिल रही है। बात क्लियर हो रही है? तो ये हमारे पास पशु थे जो हमें देखने को मिल रहे हैं। ये जो पशु हैं, इनके
दूध से ये लोग पनीर वगैरह और जो मक्खन वगैरह का यूज़ करते हैं, और इनके बालों से वही सेम चीज़ हम लोगों ने जो अभी पढ़ी, बालों का किसके लिए यूज़ करते हैं, ऊन के लिए भी यूज़ करते हैं। और ऊन या फिर धागा जिससे हम ये क्या क्या बनाएंगे, क्या क्या बना सकते हैं, जैसे कालीन बना सकते हैं, चटाई बना सकते हैं, उसके अलावा ये कंबल बना सकते हैं। सेम चीज़ जो वहाँ थी वो यहाँ होगी। आगे बढ़ते हैं, लोग कैसे होंगे। देखो अधिकतर जो लोग हैं वो मुस्लिम हैं या बौद्ध हैं। लोग कैसे हैं यहाँ पर, अधिकतर लोग जो है या तो मुस्लिम हैं या फिर बौद्ध हैं। और बौद्ध क्यों है, हम लोग तिब्बत से पढ़ते चले आ रहे हैं, बौद्ध भिक्षु, तिब्बत हमारा तिब्बत वाला एरिया, बौद्ध भिक्षु। तो सेम चीज़ लद्दाख और तिब्बत उधर जो है मिक्स हो रहा होता है। कई बार हम देखते हैं ट्रांस हिमालय, जो कि हिमालय या पीर पंजाब से कुछ जो श्रेणियाँ हैं जो हमारी इंडिया की भी बोली जाती हैं और तिब्बत की भी बोली जाती है। तो लोग कैसे मिलते हैं, अधिकतर मुस्लिम और बौद्ध भिक्षु मिलते हैं। अब बौद्ध, यहाँ पर बहुत सारे बौद्ध मठ देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलेंगे, बौद्ध मठ देखने को मिलते हैं। और जो मठ है ये गोपा शैली के हैं। कौन सी शैली के हैं, गोपा शैली, हाँ गोपा शैली के हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, गोपा शैली के हैं, गोपा परंपरा से बने हुए हैं मठ। तो अधिकतर मठ मिलते हैं यहाँ पर, और जो पर्यटक स्थल है वो मठ ही यहाँ पे पर्यटक का काम करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर क्या है, गोपा संस्कृति से बने हुए मठ हैं। गोपा संस्कृति क्या है, ये मठों के ऊपर जैसे मीनार बनाई जाती है अलग अलग जगह पे, आप मस्जिदों में देखेंगे तो मीनार मिलती है, ऐसे ही कुछ ऐसी संस्कृति है जो मठों के ऊपर अलग से दिखाई देती है। वो आप लोग समझ सकते हैं कि गोपा संस्कृति का है। जब आप कला और साहित्य पढ़ेंगे, हिस्ट्री में आप लोग कला और साहित्य पढ़ेंगे तो ये सारी परंपराएं आपको पढ़ाई जाती हैं कि दक्षिण में कौन से मंदिर मिलते हैं, कौन से मठ मिलते हैं और कौन सी मस्जिदें मिलती हैं। उसके बाद उत्तर में कौन से मठ मिलेंगे, मस्जिद मिलेंगी, या फिर हम बात करें तो कौन से मस्जिद हो गई, उसके अलावा मंदिर मिलेंगे। तो अलग अलग संस्कृति के मंदिर, मस्जिद और आप लोग को मठ वगैरह देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ये गोपा संस्कृति आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे इन्होंने कुछ एक मठों के बारे में बात की है। प्रसिद्ध मठ लिख लें, यहाँ के प्रसिद्ध मठ, लद्दाख के प्रसिद्ध मठ लिख लें। हाँ प्रसिद्ध मठ, हेमिस का नाम सभी ने सुना होगा ज़्यादातर। हेमिस, शे पे आपको शे एक मठ है, शे, ठीक है, हेमिस, शे, थिक्रो, ठीक, थिक्रो, इसको पढ़ के ऐसा लग रहा है जैसे गुजराती बोल रहे हो हम, थिक्रो। लमारू, एक और लिख लेंगे, लमारू, ठीक है। ये कुछ प्रसिद्ध मठ है यहाँ पर जो देखने को मिलते हैं और ये पर्यटक का काम करते हैं। ठीक है, पर्यटक स्थल भी माने जाते हैं। अब एक और बात समझ लीजिए, बस सिंपल सा एक ही बात समझना है। यहाँ पे जलवायु बहुत ही कैसा है, बहुत ज़्यादा हार्ड जलवायु हम लोग को देखने को मिल रही है। तो शीत ऋतु में जलवायु बहुत ज़्यादा कैसी होती है, मतलब ठंडी होती है। तो ठंड के मौसम में ये लोग क्या करते हैं, अधिकतर जलवायु के हिसाब से अधिकतर जो ये व्यस्त रहते हैं वो रहते हैं धार्मिक अनुष्ठानों में या उत्सवों में व्यस्त रहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे कोई कृषि करने का काम नहीं होता इनके पास, कृषि वगैरह यहाँ पे हो नहीं रही होती है। ग्रीष्म शीत ऋतु है, शीत ऋतु में यहाँ पर सारा कैसा हो जाता है, बर्फ से ढक जाता है एरिया। तो शीत ऋतु में ये लोग जो है क्या करते हैं, मेन जो इनका काम है वो धार्मिक अनुष्ठानों में व्यस्त रहते हैं और उत्सवों में व्यस्त रहते हैं। धार्मिक अनुष्ठान और उत्सवों में ये लोग व्यस्त रहते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये गर्मी में तो ये कुछ फसलें उगाते हैं, जैसे कि सेब देखा हम लोगों ने, खुमानी देखा हम लोगों ने, अखरोट देखा। ये कुछ फसलें जो कब उगाते हैं ये लोग गर्मी के मौसम में उगाते हैं, ग्रीष्म ऋतु में उगाते हैं। क्लियर हुई बातें? ठीक है बेटा, यहाँ तक आप लोग का क्लियर था। यही हमारा था पूरा लद्दाख। और अगर हम बात करें दूसरा क्या था, सहारा। सहारा के बारे में हमने सारी बातें बोल दी थी। जैसा कि अभी हमारे पास सिर्फ टाइम हुआ है तो 5 मिनट और ले लेते हैं, 5 मिनट में इसको रिवाइज कर लेते हैं। अब मेरी शक्ल देखेंगे आप लोग, ये लिखना उतना थोड़ा सा ध्यान हो गया होगा आपका। लद्दाख की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ की जलवायु बहुत ही कैसी है। अगर हम बात करें लद्दाख, सबसे पहले ये आता कहाँ है, तो लद्दाख काराकोरम इसके उत्तर में पड़ता है और जास्कर इसके दक्षिण में पड़ता है। और ये जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व में अवस्थित है, जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व में अवस्थित है। उत्तर में काराकोरम और दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणियाँ हैं। यहाँ पर कुछ नदियाँ बहती हैं और ये जो नदियाँ यहाँ से बहती हैं ये नदियाँ घाटियों का निर्माण करती हैं या फिर ये नदियाँ गार्ज का निर्माण करती हैं। इसी में एक नदी की बात की है, सिंधु नदी। यहाँ पे कुछ हिमानी नदियाँ मिलती हैं। हिमानी नदियाँ दैट मीन्स कि हिम से जमी हुई नदियाँ, और हिमानी नदियों में इन्होंने गंगरी नदी की बात की है, गंगरी हिमानी की बात की है। उसके बाद
और शुष्क जलवायु होते यहाँ पर क्या है भाई, शीत और शुष्क जलवायु होते हुए यहाँ का दिन का तापमान कितना रहता है 0 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का तापमान हिमांक से 30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, हिमांक से 30 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। उसके अलावा हम देखते हैं तो ग्रीष्म ऋतु में ये कुछ फसलें उगा लेते हैं, जिसमें कि अखरोट हो जाएगा, खुमानी हो जाएगा, सेब हो जाएगा। लेकिन शीत ऋतु में ये सारे धार्मिक अनुष्ठानों में और उत्सवों में व्यस्त रहते हैं। यहाँ के जो पशुपालक हैं या प्राणी जात की हम बात करें तो प्राणी जात में हमें बकरी, भेड़, उसके अलावा याक देखने को मिलता है। प्राणियों में क्या क्या देखने को मिलता है, बकरी, भेड़ और याक देखने को मिलता है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पशुपालन की, पशुपालन कौन कर रहे होंगे, लोग कर रहे होंगे, तो पशुपालक में ये लोग क्या क्या पशुपालन करते हैं, बकरी ये लोग पालते हैं, भेड़ पालते हैं, उसके अलावा ये लोग क्या पालते हैं, याक पालते हैं। इसके दूध से ये लोग पनीर या मक्खन बनाने का व्यवसाय करते हैं। दूसरा अगर हम देखें इनके बालों से, तो इनके बालों से ये लोग कंबल, ऊन का प्राप्त करते हैं, और उसके अलावा ऊन के साथ साथ ये लोग चटाइयाँ बनाते हैं, कंबल बनाते हैं, कालीन बनाते हैं। क्लियर हुई बात है। यहाँ पे कुछ चीजें रह गई है क्या, वर्षा अल्पकालिक होती है, और अल्पकालिक क्यों होती है, क्योंकि ये हिमालय विस्तृत प्रदेश में आता है। सारी बातें क्लियर। होप सो आपको थोड़ा सा याद रह रहा होगा। ठीक है गाइज, आज का सेशन यहीं तक। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। कल हम 8th क्लास में चलेंगे, 7th पास